दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ऑब्सेशन, एपिसोड 6, कवि की जलन। अब तक आपने देखा, रेन को खुद को ऐसे घूरता पाकर रीन नकली मुस्कान देते हुए कहती है, ओ कन बाय। रीन को जाते हुए देख रेन अपने हाथ को चूम लेता है जहां रीन की फिंगर टच हुई थी। रेन खुद से कहता है, मिस एंजल, आई होप आपसे मुलाकात जल्द ही होगी। रेन अपने बालों में हाथ फिराते हुए हल्का मुस्कुरा देता है। मोहब्बत होने को सालों भी लग जाते हैं, पर कभी कभी सिर्फ एक पल काफी होता है किसी को इबादत का जरिया बनाने के लिए। शायद यही वो पल है रेन की जिंदगी का। अब आगे, लीला के वार्ड में रीन लीला को हेल्थी सूप पिलाते वक्त समझाते हुए कहती है, दिदू आप परेशान मत हो, जेट भाई ठीक है। लीला नींद से जागने के बाद से ही बार बार जेट के बारे में पूछ रही है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए इसलिए रीन उसे झूठा दिलाती है, थोड़े वक्त के लिए ही सही उसकी बहन एहसास में जिएगी कि उसे प्यार करने वाला हमसफर उसके साथ है। रीनू गुड़िया आराम कर लो बेटा, थोड़ी देर से अजी रीन से धीमी आवाज में कहती है, लीला की नींद न टूट जाए इसलिए अपनों का ख्याल रखने में कैसी थकावट, इतना कह रीन मुस्कुरा देती है। केज इंडस्ट्री अपने बहुत बड़े आलीशान केबिन में बैठ कवि थाईलैंड का मॉर्निंग व्यू देखते हुए फ्लावर पॉट में सजे हुए प्यारे से फूलों को पानी डालते हुए कहता है, न नारिन तुम बिल्कुल इन फूलों की तरह नाजुक हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। उद्धरण चिन्ह, नरेन नाम का मतलब नाजुक है, आप गूगल कर सकते हैं। और कविन के नाम का मीनिंग है हैंडसम। ये दूसरी बार है जब उसने एक लड़की का नाम अपने मुंह से लिया। 3 साल पहले रीन को देखने के बाद कवि के दिल में हलचल हुई थी, पर उसके जैसा डेविल कभी अपने दिल की सुन नहीं सकता। रीन की मासूमियत कवि चाह के भी भुला नहीं पा रहा, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए फूलों को पानी देता है। फिर भी रीन का चेहरा उसके जहन में घूमता है। कविन इस बात से अनजान है रीन फूलों से प्यार करती है। जिस दिन पता चलेगा, इन मासूम फूलों को जलाते वक्त उसके हाथ तक नहीं कांपेंगे। कवि का असिस्टेंट लकी अपने हैंडसम डेविल बॉस को पहली बार ऐसी पागलों जैसी हरकतें करता देख सदमे में जा चुका था। हॉस्पिटल, लीला के वार्ड में बैठे हुए मिस्टर सरावत जब उसे नींद में पैनिक करते देखते हैं तो लीला को संभालते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। लीला रोते हुए कहती है, जेट कहाँ है, मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देते तुम लोग। उद्धरण चिन्ह, वो इतना परेशान होती है, इतना तक ध्यान नहीं देती उसके सामने थाईलैंड के सबसे अमीर इंसान खड़े हैं। मिस्टर सरावत अफसोस जताते हुए कहते हैं, कल जेट का फ्यूनरल है। फ्यूनरल अंतिम संस्कार जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन की रिचुअल से होगा। मिस्टर सरावत की बात सुन लीला की सांसें भारी हो जाती है। वो चीखते हुए अपने हाथों से ड्रीप निकाल पागलों जैसे रोने लगती है। लीला का रोना चीखना सुन रीन और सियाजी अंदर आते हैं। मिस्टर सरावत को सामने देख दोनों चौंक जाती है। उन्हें भला कौन नहीं जानता, देश के सबसे राइज आदमी है। फिलहाल उन्हें नजरअंदाज कर दोनों लीला को देखती है, जिसे अब तक डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया था। शाम के वक्त लीला अब तक बहुत रो चुकी थी, जो उसकी सुनी आंखें काफी थी अपना दर्द बयां करने के लिए। मिस्टर सरावत के साथ परम, एक हैंडसम लड़का और एक प्यारी सी लड़की अंदर आते हैं जो लीला के लिए कुछ फ्रूट लेकर आए थे। रीन और सियाजी अब तक जान गए थे एक्सीडेंट मिस्टर सरावत से हुआ है, बेचारी कर भी क्या पाएंगी, और दूसरा रीजन उन्होंने खुद भी अपनी वाइफ गंवाई है, इसलिए कुछ नहीं करती। रीन वार्ड में दाखिल होते हुए कहती है, माँ कुछ खा। वो इतना ही कह पाई थी पर अपने सामने खड़े लोगों को देख चौंक जाती है। रेन जब रीन को दोबारा अपने सामने इतना क्यूट बन्नी जैसी ड्रेस में देखता है उसका दिल बाग बाग हो जाता है। परम जल्दी से आगे जाकर रीन को गले लगाते हुए कहता है, कैसी है रीनू, परेशान ना हो, मैं हूं ना। रीन कुछ नहीं कहती, बस परम को गले लगाए रोती है। परम और रीन को इतने करीब देख रेन के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। मीरा जो रेन की बड़ी बहन और परम की मंगेतर है, अपने भाई को गुस्से में देख धीमी आवाज में उसके कान में कहती है, चिल, रीन सिर्फ उसकी बहन है, पागल, इतनी फिक्र मत किया कर मेरी। परम और रीन को साथ देख रेन गलत समझ रहा होगा ऐसा सोच मीरा ने कहा। मीरा की बात सुन रेन खुश हो जाता है, अब जाके उसके जल रहे दिल को चैन मिला था। अपनी बहन की बात सुन रेन का मुंह देखने लायक था। ऐसे ही थोड़ी देर सब बात करते हैं। माहौल बहुत नाजुक था। लीला किसी जिंदा लाश की तरह पंखे को घूर रही थी, जो देख मिस्टर सरावत सबसे छिपाते हुए अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वही रेन तो कब से रीन को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। सबका इंट्रो होने के बाद रेन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मिस, मेरा नाम नरेन है, आप मुझे प्यार से रेन बुला सकती है। मीरा अपने भाई को जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से बात करता देख सदमे में पहुंच गई थी। जी मेरा नाम नरीन है, आप मुझे रीन बुला सकते हैं। रीन अपनी नजरें झुकाए बोली, क्या कहा नरेन और नरीन, वाह क्या जोड़ी है। मीरा चहकते हुए बोली,
कमरे का माहौल अजीब होता देख मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कह रीन भाग जाती है। केस इंडस्ट्री। कवि अपने ऑफिस का काम लकी के हवाले कर बहुत जल्दी फ्लावर शॉप के लिए निकल जाता है। रीन उसके दिमाग में बस चुकी थी। कवि को खुद नहीं पता वो क्यों जा रहा है फ्लावर शॉप, उसे बस एक बार रीन को देखना है। फ्लावर शॉप कर बाहर अपनी कार रोक खुद को मिरर में देख अपने बाल संवारते हुए हल्का मुस्कुरा देता है। कवि खुद से सख्ती से कहता है, वाई आर यू लाफिंग लाइक अ साइको? उद्धरण चिन्ह। कवि को खुद समझ नहीं आता एक अजीब सी गुदगुदी क्यों हो रही है उसके दिल में। प्यार, इमोशन, बेचैनी, ये सब किस बला का नाम है उसे नहीं पता। कवि को सिर्फ गुस्सा करना आता है। क्या पता कब इस डेविल को हमारी रीन से प्यार होगा। स्माइलिंग फेस। फ्लावर शॉप के अंदर कविन सरावत को देख ऑनर की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। कविन के शैतानी रूप के किस्से उसने अच्छे से सुन रखे हैं। वो डरते हुए के कन कविंग इतना ही कह पाता है, तभी कवि उसे बीच में रोकते हुए रीन के बारे में पूछता है। रीन हॉस्पिटल में है, ये सुन कवि का जी घबराने लगा था। सुबह उसने गौर किया था रीन की लाल आंखों पर। बिना एक पल गवाए कवि हॉस्पिटल का नाम पूछ अपने हॉस्पिटल निकल जाता है। कवि ने बोरावत हॉस्पिटल अपनी मां के नाम से शुरू किया था। रीन कैसी होगी, किस हाल में होगी, ये सब सोच सोचकर कवि का हाल बेहाल हो चुका था। हॉस्पिटल कैंटीन के पास रीन को खड़ा देख प्रेम जल्दी से आगे बढ़ उसे गले लगाते हुए कहता है, रीन तू कैसी है? उद्धरण चिन्ह। रीन शांति से प्रेम को खुद से दूर करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। रीन की हरकत देख प्रेम उसको और ज्यादा कस के गले लगाता है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो समझ पाना मुश्किल है। वही हॉस्पिटल के अंदर आते हुए कवि की नज़र कैंटीन में खड़ी रीन पे जाती है। पर जैसे ही कवि कैंटीन की एंट्रेंस पे खड़े हुए सामने का नज़ारा देखता है, उसकी आंखें मानो खून उगलने लगती है। हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ की लड़कियां जो कवि के हैंडसम चेहरे को ताड़ रही थी, कवि का इतना भयानक रूप देख डर के मारे वहां से भाग जाती है। कवि सामने देखते हुए गुस्से में गुर्राते हुए खुद से कहता है, यू आर बॉर्न सॉफ्ट थिंग। उसके चेहरे की वो शैतानी मुस्कान शायद रीन के लिए खौफनाक साबित होगी। क्या करेगा कवि अब रीन के साथ? किस हद तक जाएगा उसका पागलपन और कितना दर्द सहेगी रीन इस पागलपन की वजह से? क्या होगा जब दोनों का रिश्ता बनेगा कुछ और? रीन की फीलिंग्स का क्या होगा अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 7 इम्पोर्टेंट ईमेल। पर जैसे ही कवि कैंटीन की एंट्रेंस पे खड़े हुए सामने का नजारा देखता है, उसकी आंखें मानो खून उगलने लगती है। हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ की लड़कियां जो कवि के हैंडसम चेहरे को ताड़ रही थी, कवि का इतना भयानक रूप देख डर के मारे वहां से भाग जाती है। कवि सामने देखते हुए गुस्से में गुर्राते हुए खुद से कहता है, यू आर बॉर्न सॉफ्ट थिंग। उसके चेहरे की वो शैतानी मुस्कान शायद रीन के लिए खौफनाक साबित होगी। अब आगे कवि जो कैंटीन के एंट्रेंस पे खड़े होकर अपनी लाल आंखों से एकटक रीन और प्रेम को गले लगाए देख बौखला जाता है। रीन और प्रेम का हक बहुत टाइट होता है। रीन के सीने को प्रेम के सीने से दबा हुआ देख कवि गुस्से में पागल हो रहा था। कैसे ये लड़की किसी लड़के के इतने करीब जा सकती है? कवि रीन को जान से मार देना चाहता था, भले ही उसका कोई हक ना हो रीन के ऊपर, फिर भी रीन वो पहली लड़की है जिसे कवि ने देखा है, वो भी सिर्फ एक में। रीन को आज प्रेम का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। हालांकि पिछले 6 महीनों से प्रेम काफी अलग बर्ताव कर रहा है, जिसकी वजह रीन समझ नहीं पाती। रीन को अपने आप से दूर करता देखा प्रेम होश में आते हुए उससे दूर होता है। रीन परेशानी से प्रेम का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ थे अब तक? और ये हाथ में चोट क्यों लगी है? उद्धरण चिन्ह। प्रेम थोड़ा सा कपकाते हुए कहता है, वो ऐसे ही लग गई। रीनू, प्रेम तुम दोनों भाई बहन वहाँ क्या कर रहे हो? रीन की माँ दूसरे दरवाजे से आवाज लगाते हुए कहती है। सिया जी को देख दोनों मुस्कुरा देते हैं। सच में बहुत केयर करती है उनकी प्यारी सी मम्मा। ऐसा सोच दोनों मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ जाते हैं। कवि ने जब से सिया जी के मुंह से भाई बहन शब्द सुना, उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची थी, जो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कवि थोड़ा गुस्से में खुद से कहता है, भाई है तो इतना चिपक क्यों रहा था? जो कवि किसी को गुस्से के अलावा कोई भाव नहीं दिखाता, वो आज एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत करता है। जाती हुई रीन की पीठ देख कवि जुनून के साथ कहता है, दूसरे लड़कों से दूर रहना लड़की वरना। इस वक्त कवि किसी हैंडसम बीस्ट से कम नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल कैंटीन में मौजूद स्टाफ उसका डेविल रूप अपनी आंखों से देख डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। रोमा जी के वार्ड में मिस्टर सरावत डॉक्टर से थोड़ा परेशानी में कहते हैं, कल तक रोमा को यहाँ रहने देंगे और उस लड़के की डेड बॉडी सही से रखना, कल उसका फ्यूनेरल होगा। डॉक्टर बसा में गर्दन हिला देते हैं। परम की होटल में कवि अपने रूम में बैठ कुछ इंपोर्टेंट ईमेल चेक करते हुए आंखें बंद कर रीन की गुलाबी पनखुड़ी जैसे होंठ याद करने लगता है। रीन का मासूम चेहरा, बार बार डर की वजह से झपकती हुई पलकें, ये सब याद कर कवि को एक सुकून सा मिलता है। कविंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तेरी माँ की मौत हो चुकी है और तू एक बार भी उन्हें देखने नहीं गया।
परम रूम के अंदर आते हुए गुस्से में कहता है। हालांकि कविन पर गुस्सा करना उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा होते हुए भी परम आज खुद को नहीं रोक पाता। डोंट यू डरे टू रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मी, कवि गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है। फिर थोड़ा रुक परम की ओर देखते हुए कहता है, और वो औरत मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ कब की मर चुकी है। परम कवि को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कवि उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना होटल रूम से निकल जाता है। हॉस्पिटल गार्डन। प्रेम इस वक्त अपने जख्मी हाथ को देखने के बाद रोते हुए कहता है, क्यों मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा। नहीं, ये पाप है, मुझे उससे दूर रहना होगा। इतना सोच थोड़ी देर बाद लीला के वार्ड में दाखिल होता है। रीन और सिया जी को मासूम बच्ची जैसे सोता देख वो मुस्कुराते हुए एक काउच पे सो जाता है। नींद तो उसे आती नहीं, बस एक टक रीन के प्यारे से चेहरे को निहारने लगता है। सरावत मेंशन। कवि अपने बड़े से मास्टर बेडरूम में इंटर करते हुए अपने कपड़े उतार सीधा शॉवर लेने चला जाता है। परम की कही कुछ बातें थोड़ा सा ही सही पर कवि को इफेक्ट कर रो है, जो सोच कवि बौखला जाता है। 1 घंटे बाद अपनी कमर पे एक ब्लैक टॉवल लपेटे हुए कवि बालकनी में खड़े हो चांद को एक टक निहारने लगता है। उसकी 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी चांद की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। चांद में रीन का चेहरा देख कवि को समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, पर जो भी हो रीन का चेहरा चांद में देख उसके दिल को बहुत ठंडक मिलती है। तभी परम की कही बात याद कर कवि खुद से कहता है, जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती थी, जीते जी तो आपको कभी माँ नहीं बोल पाया और ना ही अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग पाया। माफ़ी तो आज भी नहीं मांगने वाला, बस आपका हक देता हूँ आपको। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से कहता है, टेक केयर रोमा मॉम। उद्धरण चिन्ह। रोमा जी कवि को अपना बेटा मानती थी और उससे सिर्फ माँ यही एक शब्द सुनने की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर उनके जीते जी ये मुमकिन ना हो पाया। कवि औरतों से नफरत करता है, क्योंकि हर औरत उसे चालाक और पैसे के पीछे भागने वाली लगती है। कवि जानता था रोमा जी उनसे अलग है, फिर भी अपनी नफरत के चलते कवि सब नज़रअंदाज करते हुए हर बार बदतमीजी करता है। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेते हुए कवि बैग की ओर देखता है तो उसे कल रात की अपनी और रीन की डीप किस याद आती है। रीन के मुलायम होठों को सपने में चखने में इतना मजा आया था तो हकीकत में उन्हें चुमेगा तो। इतना सोच कवि की सांसें भारी होने लगती है। रीन के मुलायम होंठ, उसका उभरा हुआ जिस्म, उसकी वो प्यारी सी आवाज़, ये सब याद करते हुए कवि के हाथ अपने आप टॉवल की ओर बढ़ जाते हैं। कवि टॉवल रिमूव करने के बाद बेड पर लेट रीन के बारे में याद कर बेचैनी महसूस करने लगता है। क्या सच में उसे वक्त रीन चाहिए थी अपने बेड पर? कवि खुद से कहता है, यू आर माई डेमन, मेरे होकर मुझी से बगावत मत करना। अपनी बिगड़ती हालत देख कवि समझ चुका था उसे क्या चाहिए, इसलिए टेबल पे पड़े टिश्यू बॉक्स को अपने पास रख लेता है। कवि का सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। 23 साल का होने के बावजूद आज तक उसने किसी लड़की को किस तो क्या देखा तक नहीं है सही से, पर आज रीन की याद पता नहीं उससे क्या क्या करवाएगी। रीन को याद करते हुए कवि खुद को शांत कराने लगता है। करीब 1 घंटे तक कवि के रूम में उसकी भारी सांसों का शोर सुनाई देता है। 5 मिनट बाद कवि बहुत बेचैनी के साथ रीन का नाम कराह के साथ लेता है। आह न रीन। अपने चेहरे पे छाए मुस्कान और सुकून कवि चाह कर भी छिपा नहीं पाता। कवि खुद से कहता है, यू आर माइन बेबी, आह ओनली माइन। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर टेबल पर रखते हुए कवि पहली बार एक तकिए को अपने करीब कर चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए कहता है, तुम वो पहली लड़की हो जिसके बारे में सोच मैंने ये खास मोमेंट बनाया और मेरा जूनियर कवि भी तुम्हें चाहता है। नरीन तैयार हो जाना बेबी, क्योंकि तुम कविन सरावत की जरूरत बन चुकी हो। कवि इस वक्त किसी हैवान से कम नहीं दिख रहा था, उसे बस रीन को कैद करना था अपने पिंजरे में। क्या करेगा कवि रीन के साथ? कैसे रहेंगे दोनों एक साथ एक घर में? क्या होगा जब कवि देखेगा रीन को किसी और की बाहों में? कैसी रहेगी ये ऑब्सेशन से भरी कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 8, जलन और गुस्सा कवि की बेशर्मी। थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर टेबल पर रखते हुए कवि पहली बार एक तकिए को अपने करीब कर चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए कहता है, तुम वो पहली लड़की हो जिसके बारे में सोच मैंने ये खास मोमेंट बनाया और मेरा जूनियर कवि भी तुम्हें चाहता है। नरीन तैयार हो जाना बेबी, क्योंकि तुम कविन सरावत की जरूरत बन चुकी हो। कवि इस वक्त किसी हैवान से कम नहीं दिख रहा था, उसे बस रीन को कैद करना था अपने पिंजरे में। अब आगे। अगली सुबह खिड़की से आती रोशनी आंखों पर पड़ने से रीन की नींद खुलती है। अपनी माँ का प्यारा सा चेहरा देख रीन मुस्कुराते हुए सिया जी के माथे को चूमने के बाद दोनों गालों को चूमती है। सिया जी की उम्र 38 साल होने के बावजूद वो 25 साल की लड़की की तरह दिखती है, जिन्हें देख रीन को भी धोखा हुआ, शायद नरीन की बड़ी बहन यही है। मिस्टर सरावत ने रीन की फैमिली के ठहरने के लिए हॉस्पिटल में अच्छी अरेंजमेंट कराई थी, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। थोड़ी देर बाद लीला को घर का खाना देना चाहिए, इसलिए रीन घर से खाना बनाकर लाती है। सरावत मेंशन। कवि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए एक अंगड़ाई लेता है, मगर खुद को बिना किसी कपड़े के सिर्फ एक ब्लैंकेट में देख शॉक हो जाता है।
कवि को कल रात अपनी की हुई हरकत याद आते ही कवि अपने बालों में हाथ फेरते हुए कल रात की उन खूबसूरत यादों को याद करता है। कवि खुद से हाउ कुड आई डू दैट, फिर थोड़ा रुक नीचे देखते हुए कहता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई नो यू वॉन्ट नारिंग एंड आई ट्राई टू फुलफिल योर एंड माइन विश। उद्धरण चिन्ह। कवि बेड से खड़ा हो जल्दी से टॉवल लपेटते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ता है, पर तभी टेबल पे रखे टिश्यू पेपर को देखकर रात की अपनी इमेजिनेशन याद करने लगता है। कितना वाइल्ड और फास्ट सोच रहा था कवि रीन के साथ में। कैसे रीन बार बार कराह के साथ कवि का नाम ले रही थी। चांद की रोशनी में दोनों के बदन बिना किसी पर्दे के एक कंबल में एक दूसरे में पूरी तरह गुम होकर अपना प्यार बढ़ा रहे थे। ये सब बातें याद कर कवि को गर्मी महसूस होने लगती है। कवि के लिए ये फीलिंग बहुत नई है। आज तक किसी लड़की को देखना तक उसे अच्छा नहीं लगा। बहुत खूबसूरत लड़कियां उसे पाना चाहती थी, पर कवि किसी को एक नज़र उठाकर तक नहीं देखता है। अपनी बिगड़ती हालत देख कवि समझ जाता है, अगर और थोड़ी देर रीन के बारे में सोचेगा तो पक्का रीन अभी के अभी उसके बिस्तर पर होंगी उसकी मर्जी के बिना। इसलिए बिना एक पल गवाए वॉशरूम में भाग जाता है। फ्लावर शॉप। रीन अपनी दोस्त से हल्का उदास होते हुए कहती है, हाँ आज दोपहर में फ्यूनरल है जैक भाई का। दोनों बात कर ही रही थी तभी उस शांत माहौल में एक आवाज आती है, रीनू कहाँ है, कैसी है तू? नकुल परेशानी होते हुए पूछता है। रीन के पीछे पलटते ही नकुल जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से पूछता है, तू ठीक है ना? और लीला दी कैसी है? दीदी ठीक है, शाम को जैक का फ्यूनरल है जिसे सुन नकुल नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके डैड अपने सोकोल्ड दोस्तों को पार्टी देने वाले हैं। नकुल का वहां मौजूद होना जरूरी है, नकुल परेशानी में कहता है। ऐसे ही दोनों कुछ देर बात करते हैं। फ्लावर शॉप के बाहर खड़ा रीन का भाई प्रेम ये नज़ारा देख गुस्से में बौखलाया हुआ था, जिसका कारण आगे पता चलेगा। केज इंडस्ट्री। कवि अपने केबिन की बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या करूं जोसेफ तुम बाज नहीं आए, और मुझे गद्दारों से बहुत नफरत है। वही कवि के पीछे एक 40 साल का आदमी जख्मी हालत में मौजूद था, जिसके हाथ पैर कवि को देख डर से कांप रहे थे। ब्लैक शर्ट में किसो दानव से कम नहीं दिख रहा था कवि। बॉस, माँ, मुझसे गलती। वो आदमी इतना ही कह पाया तभी एक गोली उसके माथे की बीचों बीच लगती है। कवि अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर घुमाते हुए शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए जोसेफ की डेड बॉडी को एकटक देखते हुए कहता है, झूठ और धोखा इन दो शब्दों से मुझे बहुत नफरत है। फिर 2 मिनट बाद अपने असिस्टेंट लकी की ओर देखता है। कवि का इशारा समझ लकी 2 मिनट के अंदर ऑफिस से कचरा साफ करता है। लकी भी बहुत हैंडसम है और कवि का असिस्टेंट है तो उसकी तरह ही गुस्सेल भी। जोसेफ की बॉडी को किसी कचरे की तरह फेंक कवि से कहता है, बॉस, बिग बॉस ने रोमा मेन के फ्यूनरल। लकी आगे कुछ कह पाता इससे पहले कवि अपने हाथों से इशारा करता है, जो समझ लकी बिना देरी किए रूम से बाहर निकल जाता है। कवि उन फूलों को पानी देते हुए सनक के साथ कहता है, नरम इफ यू आर डायरेक्ट टू ऑफेंड मी आई वोंट हेसिटेट टू कट योर फ्रैजाइल बॉडी इन मिलियंस ऑफ पीसेस। अगर तुमने मुझे उकसाया नरीन तो तुम्हारे इस नाजुक जिस्म के लाखों टुकड़े करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। कोष्टक। कवि किस रिश्ते से रीन पर अपना हक जता रहा है कवि खुद नहीं जानता। बस इतना पता है रीन उसकी जरूरत है। रीन वो पहली लड़की है जिसकी याद में कवि ने खुद के हाथों को तकलीफ दी है। मिस्टर सरावत और रीन की फैमिली मिलकर जैक का अंतिम संस्कार करते हैं। मिस्टर सरावत ने बहुत हेल्प की है उनकी, हर वक्त उनको सपोर्ट किया है। सबने काले रंग के कपड़े पहने थे, बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से सब विधि पूरी होती है। लीला के आंसू अब तक सूख चुके थे और उसकी बिगड़ती हालत देख सब परेशान होते हैं। लीला गिरने को होती है पर मिस्टर सरावत उसे संभाल लेते हैं। दोनों की आंखें मिलती है पर कोई कुछ नहीं कहता। रीन का घर। हाँ मम्मा हमें जाना चाहिए, मिस्टर सरावत ने बहुत मदद की है हमारी, रीन अपनी माँ को समझाते हुए कहती है। रीन की बात सुन सिया जी और लीला अग्री हो जाते हैं। एक बड़े से हॉल में रात का वक्त मिस्टर सरावत जैक का फ्यूनरल कराने के बाद अब रोमा जी का फ्यूनरल करा रहे थे। मीरा, परम और रेन तीनों रोमा जी की बड़ी सी फोटो के सामने फूल रखते हुए रोने लगते हैं। मिस्टर सरावत उन तीनों के साथ बातचीत कर रहे थे तभी कुछ देख उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। मिस्टर सरावत को एकटक दरवाजे की ओर देखता पाकर सब उस ओर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। कवि ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने अपने उसी एरोगेंट लुक के साथ हॉल में दाखिल होते हुए सबको इग्नोर करता है। कवि को यहाँ देख सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। रोमा जी की बड़ी सी तस्वीर के सामने फूल रखते हुए हाथ जोड़कर कुछ देर प्रार्थना कर कवि सभी के पास चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर सरावत को शक होता है, कवि जैसा शैतान बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिना कैसे रह सकता है। वो ये सब सोच ही रहे थे तभी उनकी नज़र एंट्रेंस से आती हुई लीला की फैमिली पे जाती है। मिस्टर सरावत तुरंत उन्हें रिसीव करने जाते हैं। कवि को अपने डैड और लीला को साथ देख गुस्सा आने लगता है। क्या ये गोल्ड डिगर लड़की अब उसके बाप को फंसा रही है, इतना सोच उसका खून खौल उठता है। जैसे ही कवि की नज़र रीन पे जाती है उसके दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती है। काले रंग की फ्रॉक में रीन जहर लग रही थी
उसकी मक्खन जैसी गोरी त्वचा पर काला रंग बहुत खिल रहा था। तभी अचानक कवि को उस दिन फ्लावर शॉप में कही रीन की बात याद आती है। मेरी दीदू बहुत खुश है, एक खास शख्स है उनकी जिंदगी में जो उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। ये लालची लड़की मेरे डेड को फंसा रही है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कवि गुर्राते हुए बोला। रीन को भी ये बात पता है उसकी लालची बहन एक 50 साल के आदमी को फंसा रही है। इतना सोच कवि का गुस्सा बेहद बढ़ जाता है। तू घटिया लड़की, निकल यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। अपनी जैकेट से कवि गन निकालते हुए कहता है। कवि हद में रहो वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी औलाद हो, मिस्टर सरावत थोड़ा गुस्से में बोले। इस घटिया लड़की ने फंसा लिया आपको, जिसका आज फ्यूनरल है ना, उसे मरे हुए 2 दिन तक पूरे नहीं हुए। आपको शर्म नहीं आई मिस्टर सरावत, कवि गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। लीला को बहुत बुरा लगता है अपने लिए ऐसी बातें सुनकर। रीन भी अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द सुन अपनी नम हो चुकी लाल आंखों से कवि की आंखों में देखती है। कवि भी रीन की आंखों में एकटक देखता है, उसे अपनी कही बातों पर जरा भी पछतावा नहीं होता। तभी कविन, मिस्टर सरावत बहुत जोर से चिल्लाए। परम आगे बढ़ कवि को मुश्किल से हॉल के बाहर ले जाता है। परम खुद जानता है इस काम में कितना जोखिम है, पर कुछ देर और कवि वहां रुकता तो पक्का लीला को जान से मार देता। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। रीन और उसकी फैमिली मिस्टर सरावत को माफी मांगता देख उनकी कोई गलती नहीं है ऐसा कहते हैं। रेन अपना गुस्सा रोकते हुए कहता है, कविन ऐसा ही है, बहुत बदतमीज। फिर थोड़ा रुकने के बाद माहौल गंभीर होते देख कहता है, वैसे नरीन तुम्हारा नंबर दे सकती हो। वो एक न्यू कैफे खुला है, वहां जाएंगे हम, कॉफी पीने आओगी ना? उद्धरण चिन्ह। इतने लोगों के बीच क्या जवाब दे रीन समझ नहीं पाती, इसलिए हल्की हाँ में गर्दन हिला देती है। रीन और रेन को नंबर एक्सचेंज करता देख कवि के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। अपनी दिल में हो रही जलन उसे समझ नहीं आती। रीन और लीला दोनों अमीर मर्दों को फंसाते हैं, ऐसा सोच कवि का गुस्सा फूट पड़ता है। कवि जानता है फेमस आर्टिस्ट सावी कोई और नहीं नरेन है। गार्डन एरिया में रीन अपनी बड़ी बहन जैसी दोस्त पिंकी से बात करते हुए कहती है, हाँ दीदू अभी घर जा रहे हैं, ठीक है कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना क्या फोन काटती है। तभी कोई उसका हाथ खींच एक कोने में ले जाकर दीवार और अपने बीच फंसा लेता है। कविन जैसे हैंडसम शैतान को अपने हद से ज्यादा करीब इतना गुस्से में बौखलाया हुआ देख रीन डर के मारे थर थर कांपने लगती है। रीन के चेहरे के करीब झुकते हुए कवि गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी अपनी बहन की तरह अमीर आदमियों को फंसाने का शौक है? उसके नक्शे कदम पर बराबर चल रही हो। रीन को कवि बातें सुन बहुत बुरा लगता है। कवि का चेहरा अपने चेहरे इतने करीब महसूस कर वो रोते हुए बस इतना कहती है, अच्छा छोड़िए हमें। रीन की प्यारी सी आवाज सुन कवि का दिल वापस जोर जोर से धड़कने लगता है। मगर रेन और रीन की करीबी याद कर कवि को जलन होने लगती है। रीन का फूल जैसा मासूम चेहरा अपने हाथों में थाम रीन के होंठ अपनी उंगली से सहलाने लगता है। कवि अपना गुस्सा निकालते हुए बेहद डरावनी आवाज में मदहोशी लाते हुए बेशर्मी से कहता है, अपनी कीमत बोलो। तुम्हें अमीर आदमी चाहिए ना? पूरे थाईलैंड में मेरे जैसा रिच, हैंडसम और पावरफुल मैन नहीं मिलेगा तुम्हें, बी माई मिस्ट्रेस। क्या जवाब देगी रीन कवि की बातों का? कैसे रहेगी रीन कवि जैसे शैतान के साथ एक घर में? क्या करेगा कवि ये जानने के बाद रीन के लड़के दोस्त है? कैसे करेगी रीन अपने रेपिस्ट का सामना एक ही घर में रहकर? क्या कभी कभी अपने जज्बात समझ पाएगा या सिर्फ उन्हें हवस का नाम देगा? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन, दिल सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 9 जलन। मेरी तीनों नोवेल्स बहुत अलग हैं जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। प्लीज रिव्यू दे दिया करो। वरीड। अब तक हमने देखा रीन का फूल जैसा मासूम चेहरा अपने हाथों में थाम रीन के होंठ अपनी उंगली से सहलाने लगता है। कवि अपना गुस्सा निकालते हुए बेहद डरावनी आवाज में मदहोशी लाते हुए बेशर्मी से कहता है, अपनी कीमत बोलो। तुम्हें अमीर आदमी चाहिए ना? पूरे थाईलैंड में मेरे जैसा रिच, हैंडसम और पावरफुल मैन नहीं मिलेगा तुम्हें, बी माई मिस्ट्रेस। अब आगे जिंदगी में पहली बार वो भी किसी आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुन रीन की आंखें झरने की तरह बहने लगती है। रीन अपनी आंसुओं से सनी लाल आंखों से कवि की सर्द आंखों में देखते हुए लड़खड़ाती और मायूस आवाज में कहती है, मुझ पैसे नहीं चाहिए खून कवि, प्लीज हमें जाने दीजिए। कवि रीन को हाथ जोड़ते देख बुरा क्यों फील करता है, जिसकी वजह कवि को समझ नहीं आती, पर रीन के मुंह से जाने की बात सुन कवि और ज्यादा बौखला जाता है। कवि की हाइट 6.2 है। रीन उसके कंधे तक ही आती है, इसलिए अब तक कवि रीन के ऊपर झुककर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बात कर रहा था। रीन का जबड़ा अपने हाथों में थाम कवि गुस्से में कहता है, कहाँ जाना है? उस लड़के के पास। वो तुम्हें जितना सेटिस्फाई करता है उससे कई गुना ज्यादा मैं करूंगा। टेल मी योर प्राइस डैम इट। कवि को अंदाजा तक नहीं होता वो गुस्से में क्या बोल रहा है। मिस्टर सरावत प्लीज। रीन अपनी उखड़ती हुई सांसें संभाल कर बोली। कवि की बातें उसके दिल को अंदर से चोट पहुंचा रही थी।
रीन बहुत मासूम है और कवि की इतनी कठोर बातें बर्दाश्त कर पाना उसके छोटे से दिल के बस की बात नहीं है। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। रीन के सीने को ऊपर नीचे होता देख कवि का गला सूखने लगता है। रीन ने आज फिटिंग वाली फ्रॉक पहनी थी, जिस वजह से कवि उसके क्लीवेज अच्छे से देख पा रहा था। रीन का इतना गोरा, कोमल और उभरा हुआ बदन देख कवि को गर्मी महसूस होने लगती है। रीन के क्लीवेज के बीचों बीच बना काला तिल देख कवि तो जैसे पागल हो जाता है। कवि को अपने सीने की ओर घूरता देख रीन खुद को ढकने के लिए हाथ हिलाती है, मगर उसके नाजुक हाथ कवि के मजबूत हाथों में कैद थे। रीन रोते हुए कहती है, कविन प्लीज हमें जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रीन की आंखों में आंसू देख पता नहीं कवि को क्या होता है। वो रीन को छोड़ता तो नहीं, बस अपनी पकड़ हल्की ढीली करता है। रीन की हिम्मत नहीं होती कवि की उन नशीली आंखों में नजर मिलाने की, इसलिए वो बाजू में देखने लगती है। कवि अपनी आंखों में बहुत सारे एहसास लिए रीन को कुछ देर घूरता है। रीन की गुलाबी छोटी बच्ची जैसे सॉफ्ट गाल देखो अचानक अपने होंठ रीन के गालों पर रखता है। कवि के होठों को अपने गालों पर फील कर रीन डर के मारे कांपने लगती है। कवि रीन के गाल पर अपने सख्त होंठ घुमाते हुए उसके मुलायम गालों को अपने मुंह में भर के स्मूच करने लगता है। रीन बस कांपते हुए खड़ी रहती है। उसकी आंखें 2 मिनट के लिए भी बहना बंद नहीं हुई थी। वो आज तक किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई। कवि की छुअन रीन को जरा भी पसंद नहीं आती। करीब 10 मिनट रीन के गालों को चूमने के बाद कवि उसके गुलाबी गालों को काटते हुए हल्का दूर होता है। कवि को खुद से दूर होता देख रीन जल्दी से भाग जाती है। कवि को एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। रीन को इतना जल्दी में अपने से दूर जाता देख कवि को थोड़ा गुस्सा आता है, पर रीन के चिक्स पर अपनी पहली किस देने की खुशी बहुत होती है कवि को। कितने सॉफ्ट है तुम्हारे चिक्स बेबी, बिल्कुल किसी छोटे बेबी की तरह, कवि अपने होठों को लिक करते हुए बोला। तभी कवि को अपनी कही हुई बातें याद आती है। कवि को थोड़ा बुरा लगता है मगर पछतावा नहीं होता। रीन को दूसरे आदमी के पास सोचकर ही कवि का खून खौल उठता है। तुम क्यों उस लड़की का साथ देती हो? वो घटिया लड़की मेरे डेड के करीब गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस घटिया लड़की के पापों की सजा मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, कवि गुस्से में दहाड़ते हुए खुद से बोला। अंदर हॉल में जाकर रीन किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बस सियाजी को जल्दी घर चलने को कहती है। रीन को लगता है कवि अब तक जा चुका है, इसलिए थोड़ा नॉर्मल होती है। मिस्टर सरावत रिक्वेस्ट करते हैं उनकी कार ले जाने के लिए, पर सियाजी ने मना कर दिया। टैक्सी में बैठते हुए रीन सबको बाय करती है तो उसकी नज़र रेन के प्यारे से चेहरे पे जाती है जो हंसते हुए उसे बाय करता है। रेन के मासूम चेहरे पे पड़े डिंपल देख रीन ना के बराबर मुस्कुराते हुए टैक्सी में बैठ जाती है। रेन के रूप में अच्छा दोस्त जो मिला था उसे। जब तक टैक्सी अपनी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, कवि एकटक उसी और देखता है। रीन और रेन की करीबी देख कवि को बहुत गुस्सा आता है। ये फीलिंग कवि समझ नहीं पाता। कवि गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी लड़के के करीब मत जाना, तुम मेरी जरूरत हो। मेरी बात टालने की सोचना भी मत नरीन, वरना तुम्हारी जान लेने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। वो तो हमें पता चल ही जाएगा कवि बाबू। रात का वक्त, रीन अपने कमरे में खिड़की से चांद को एकटक देखती है। रीन रोते हुए खुद से कहती है, आप क्यों हमें और दिदू को गलत समझते हैं? हम नहीं है वैसी लड़की जो अपने जिस्म का सौदा करे। कवि की कड़वी बातों को मुश्किल से भुलाकर रीन सोने की कोशिश करती है। सरावत मेंशन। कवि अपने मास्टर बेडरूम में चांद को घूरते हुए सनक के साथ कहता है, इस चांद में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है नरीन। तुम मेरी जरूरत बन गई हो बेबी। अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर आओगी तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी देर रुक अपनी पेंट की ओर देखते हुए, मेरा जूनियर बहुत जिद्दी है, ही वोंट्स पे योर चेरी बेबी। कवि के चेहरे की वो शैतानी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा पागलपन इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि रीन की जिंदगी में उथल पुथल शुरू होने वाली है। रीन को याद करते हुए एक तकिए को अपने सीने से लगा कवि मुश्किल से सो पाता है। अगली सुबह, नहीं मम्मा और नहीं खा पाऊंगी, डाइनिंग टेबल से उठते हुए रीन बोली। रीन की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, खाना खाया कर बच्चा, कितनी नाजुक है तू। उद्धरण चिन्ह। रीन मुस्कुराते हुए सियाजी के गालों को चूमने के बाद कहती है, मम्मा आप कितनी स्वीट हो, आपके गाल कितने सॉफ्ट है। उद्धरण चिन्ह। मस्का मत लगा, अच्छे से जानती हूँ तुझे, सियाजी इतना कहकर रीन के गाल पर प्यार से किस करती है। आह, रीन के मुंह से एक सिस निकलती है। सियाजी चौंकते हुए रीन का लाल हो चुका गाल अपने हाथों में थाम अच्छे से देखती है। बच्चा क्या हुआ तेरे गाल को, सियाजी परेशानी से बोली। एक बड़े से मच्छर ने काट लिया, ठीक हो जाएगी, इतना कहते हुए रीन घर से बाहर आती है। तभी रीन का दोस्त नकुल अपनी बाइक लेकर आता है। रीन उसके पीछे बैठती है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नकुल गाड़ी रोक रीन का हाथ अपनी कमर के पास लपेटते हुए कहता है, सही से बैठा कर रीनू, पीछे पकड़कर कौन बैठता है। नकुल की कमर पर अपने हाथ रखने पर रीन को अजीब लगता है। नकुल और रीन 2 साल से दोस्त है। वो रीन से 3 साल बड़ा है और बहुत हैंडसम भी है, मगर रीन को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है। केज इंडस्ट्री।
कवि का काम में मन नहीं लगता, इसलिए रीन की फोटो देखते हुए उसे प्यार से चूमते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे बेड पर होगी बेबी। उसकी मुस्कान और आंखें दोनों में एक अलग सनक थी। कॉलेज कैंटीन। सभी लेक्चर अटेंड करने के बाद नकुल और रीन दोनों कैंटीन में बैठे थे। कवि की कल रात कही हुई घटिया बातें याद कर रीन की आंख से एक आंसू की बूंद निकल जाती है। नकुल कॉल पर बात करते हुए आने के बाद रीन को रोता देख परेशान हो जाता है। रीनू क्या हुआ? नकुल पूछता है। रीन कुछ समझ पाती इससे पहले नकुल उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है, जिस वजह से दोनों के चेहरे काफी करीब आ जाते हैं। तभी कोई उनकी फोटो खींचता है। ये नकुल का दोस्त था, जिसे कॉलेज में होने वाले ड्रामा पोस्टर के लिए एक फोटो चाहिए थी। नकुल पहली बार रीन को अपने इतने करीब देख उसके मासूम चेहरे में कहीं खो जाता है। माहौल थोड़ा अजीब होता देख रीन जल्दी से पीछे हट जाती है। वही कैंटीन में बैठी बाकी लड़कियां जो नकुल को ताड़ रही थी, उनका ये मोमेंट देख बहुत बुरा फील करती है। वही दूसरी ओर कवि का काम में मन नहीं लगता, इसलिए रीन का पता लगा बिना देरी किए फ्लावर शॉप चला जाता है। शाम का वक्त रीन फ्लावर शॉप में फ्लावर अरेंज करते हुए अपनी मीठी सी आवाज में गाना गुनगुना रही थी। कॉलेज के साथ साथ अपनी खुशी के लिए वो फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। जी और फ्लावर खास करके ब्लू लोट्स जिन्हें देख रीन को खुशी होती थी, इसलिए रीन इस वक्त कवि की कही बातें भुला खुलकर मुस्कुरा रही थी। एक पिलर से अपनी पीठ लगाए खड़ा रेन इतना खूबसूरत नजारा देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल अपने नाम की तरह हो न रीन, बहुत डेलिकेट, नाजुक। रीन पीछे पलटकर रेन को अपने सामने देख हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, रेन कब आए? रेन और रीन दोनों कुछ पल ऐसे ही मुस्कुराते हुए बातें करते हैं, जो देख रीन की लड़की दोस्त जेलस होने लगती है। रीन तो उन पर ध्यान नहीं दे रही है। एक लड़की तो फ्लावर पॉट उठा लेती है रेन के सिर पर मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को संभाल कर उसके दोस्त घर ले जाते हैं, क्योंकि घर जाने का वक्त हो गया था। कवि अपनी कार के मिरर में खुद के बाल संवारते हुए अपने होठों पर उंगली फेरता है, जैसे उसके इरादे बिल्कुल नेक ना हो। वही रीन और रेन दोनों अपनी बातों में गुम थे। रीन कुछ फ्लावर देती है रेन को अपनी ओर से। कवि जब फ्लावर शॉप में एंटर करता है, अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें इतनी लाल हो जाती है जैसे उनमें खून उतर आया हो और हाथों की हरी नसें साफ दिखाई देती है। कवि खुद से कहता है, तुम्हें मेरी वार्निंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी नरीन, बी रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी। उद्धरण चिन्ह। क्या करेगा कवि मासूम रीन के साथ? कैसे रहेगी रीन कवि के ही घर में उसकी सौतेली मासी बनकर? क्या करेगा कवि रीन को अपने पास रखने के लिए? कैसे रहेगी रीन 2 महीने कवि के कैद में, जब कवि उसका किडनैप करेगा? सवाल बहुत है और जवाब और भी मजेदार, जिन्हें जानने के लिए सुनते रहे गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 10, आंसुओं का सैलाब। कवि जब फ्लावर शॉप में एंटर करता है, अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें इतनी लाल हो जाती है जैसे उनमें खून उतर आया हो और हाथों की हरी नसें साफ दिखाई देती है। कवि खुद से कहता है, तुम्हें मेरी वार्निंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी नरीन, बी रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे रीन जो रेन के साथ हल्का मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, रेन के हाथों में चोट देख परेशान होते हुए उसका हाथ अपने नाजुक हाथों में थामने के बाद अच्छे से चोट देखने लगती है। रेन, आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए कितना गहरा कट है। रीन परेशान होते हुए बोली। रीन के मुलायम हाथों को अपनी उंगलियों पर महसूस कर रेन एकदम शांत हो जाता है। उसकी धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो गई थी। रेन होश में आते हुए बहुत प्यार से रीन को देखता है, जो उसकी चोट पर हल्के से फूंक मार रही थी। रेन भी बहुत हैंडसम है। ब्लैक शर्ट और वो कातिल मुस्कान उसे और भी ज्यादा किलर लुक दे रहे थे। रेन को कोई जवाब ना देता देख रीन अपनी नजरें उठाकर देखती है। उन दोनों की नजरें टकराती है। रेन को अपने आप को इतना इंटेंसिटी के साथ घूरते हुए देख रीन थोड़ी देर के लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। कवि जो फ्लावर शॉप के दरवाजे पे खड़ा होकर उन दोनों का नैन मटकता देख रहा था, उसकी मुठियां कस जाती है और आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। अपना फोन निकाल कवि किसी को मैसेज भेजते हुए अपनी गुस्से से जलती लाल आंखों से रीन को देखता है, जो रेन के साथ थोड़ा शर्माते हुए बात कर रही थी। कवि खुद से कहता है, तू मेरी धमकी नजरअंदाज करेगी, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा लड़की। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में एक सनक थी, एक पागलपन था जो इस बात की गवाही दे रहा था, रीन उसके पागलपन का शिकार होने वाली है। आखिर पिछले 3 सालों में एक ऐसी रात नहीं थी जब कवि ने रीन का मासूम चेहरा याद ना किया हो। कुछ गलत मत समझना, उस वक्त रीन 17 साल की बच्ची थी। कवि उल्टा सीधा कुछ नहीं करता था, बस रीन की मासूम आंखें उसे याद आती थी। रीन के घर सयाजी परेशान होते हुए पिंकी को फोन लगाती है। तभी एक प्यारी सी आवाज फोन से आती है, हेलो माँ, कैसी हो आप? उद्धरण चिन्ह। पिंकी, बेटा तू कैसी है? और रीनू अब तक वहां से निकली या नहीं? सयाजी बोली, माँ रीनू यहाँ नहीं आई है, उसने कहा था मिलने आएगी। जरूर फ्लावर शॉप में होगी। पिंकी रीन की बड़ी बहन जैसी दोस्त बोली, वो रीन को लेकर घर आएगी और अपनी सिया माँ से बहुत सारी बातें करेगी। इतना कह फोन रखने के बाद फ्लावर शॉप के लिए निकल जाती है।
सिया जी खुद से कहती है, रीनू और पिंकी तुम दोनों के लिए मेरा दिल बहुत घबराता है बच्चों, तुम दोनों मेरी तरह किसी हैवान की नज़र में ना आ जाओ। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो कभी तुम्हारे साथ। सिया जी के साथ जो हादसा उस भयानक रात को हुआ वो किसी की भी रूह को रुला दे। आज भी वो सब याद कर सिया जी रात में सो नहीं पाती। निया की स्टोरी बहुत इमोशनल है, मेरे पुराने रीडर्स जानते हैं। प्रेम के कमरे में रीन और अपनी फोटो देखते हुए प्रेम खुद से कहता है, मैं जानता हूँ ये पाप है, पर क्या करूँ मेरा दिल नहीं मान रहा न रीन। इतना कह रीन की फोटो को चूम लेता है, तभी उसकी आंख से एक बूंद आंसू गिरती है। वही एक सुनसान सड़क पर पिंकी अपनी स्कूटी से रीन के फ्लावर शॉप की ओर जाते हुए खुद से कहती है, रीनू भी पागल है, इतनी रात तक कौन काम करता है। पिंकी अपनी सोच में गुम थी, तभी अचानक सामने से एक बड़ी सी कार अपनी ओर आती देख ब्रेक लगाती है। उस बड़ी सी कार में बैठा हुआ शख्स जल्दी से ब्रेक लगाता है, फिर भी दोनों के बीच हल्की सी टक्कर हो जाती है। पिंकी स्कूटी के साथ नीचे गिर जाती है, आह लग गई। पिंकी रोते हुए बोली, लकी जिसे जल्दी से जल्दी कवि से मिलना था, इमरजेंसी थी शायद। अपनी कार से एक स्कूटी को टकराया देख गुस्से में बौखला जाता है। पिंकी अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद अपने घुटने देखती है जो छिल चुके थे। ए लड़की दिखाई नहीं देता, अंधी है क्या, लकी चिल्लाया अपने वेस्ट बैंड से गन निकालते हुए। लकी को भी कवि की तरह लड़कियों से नफरत है, आज तक वो किसी लड़की के करीब नहीं गया इतना हैंडसम होने के बावजूद। पिंकी अपना हेलमेट निकालते हुए पीछे मुड़ती है। लकी जो गुस्से में अपनी गन लोड करते हुए सामने खड़ी लड़की की जान लेने वाला था, पिंकी का खूबसूरत चेहरा देख अपनी जगह पर जम जाता है। पिंकी रोते हुए कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमारा ध्यान नहीं था। लकी को तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस पिंकी को एकटक किसी साइको की तरह घूर रहा था। पिंकी अब जाकर अपने आंसू साफ करते हुए लकी के हैंडसम चेहरे को देखती है तो एक मिनट उसे देखने के बाद जल्दी से अपनी नजरें हटा लेती है, क्योंकि उसकी सिया माँ ने कहा है किसी भी अमीर लड़के के करीब मत जाना, और लकी की कार उसका औरा चिल्ला चिल्ला कर उसकी अमीरी बयान कर रहा था। लकी अपनी नजरें मुश्किल से पिंकी से हटाते हुए चुपके से गन बेल्ट में स्टक करते हुए कहता है, तू ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पिंकी रोते हुए कहती है, हाँ हम ठीक है, प्लीज हमें माफ कर दे। लकी मुस्कुरा देता है, उसे समझ नहीं आता पिंकी को देख उसका दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा था। पिंकी अपनी स्कूटी पर बैठते हुए एक बार लकी की ओर देखते हुए कहती है, सुनिए हम अभी जल्दी में हैं, आपका जो भी खर्च हम आपको कल मूनलाइट कैफे में दे देंगे। पिंकी को जाते देख लकी को अच्छा नहीं लगता, वो जल्दी से पूछता है, तेरा नाम तो बता। उद्धरण चिन्ह। हमारा नाम पिकाशी है, पर हमें सब प्यार से पिंकी बुलाते हैं, पिंकी बोली स्कूटी स्टार्ट करते हुए। लकी बस मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, पिकाशी ऑफ पिंकी, जो भी हो मुझे दोनों नाम पसंद है। इतना सोच जल्दी से फ्लावर शॉप की ओर निकल जाता है। उसका जल्लाद बॉस थोड़े दिनों से पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है, शैतान का क्या काम फ्लावर शॉप में, इतना सोच लकी का मुंह बन जाता है। वही दूसरी ओर फ्लावर शॉप में रेन तो रीन के ऊपर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसकी वो मासूम आंखें, प्यारा चेहरा रेन को बढ़ते वक्त के साथ दीवाना बना रहा था। तभी अपने फोन में आए मैसेज को देखते हुए रेन थोड़ा परेशान होते हुए रीन से कल मिलेगा, रीन अपना ख्याल रखे, इतना कह अचानक उसके गले लग जाता है। रीन कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती। रीन के बालों में प्यार से हाथ घुमाने के बाद रेन उसके दिए हुए फूल लेकर निकल जाता है। रीन और उस लड़के को एक दूसरे के इतना करीब देख कवि की हालत काटो तो खून नहीं ऐसी हो चुकी थी। रेन के जाने के बाद रीन अपना काम करने लगती है। तभी, आग बहुत है लड़की तुझमें, गिव मी ए चांस, आई विल सैटिस्फाई यू। उद्धरण चिन्ह। रीन के करीब बढ़ते हुए कवि अपनी खूंखार आवाज में बोला। ये आवाज रीन कैसे भूल सकती है, पिछले 3 सालों में ये आवाज हर रात उसको सपनों में परेशान करती है। रीन को कंधे से पकड़ कवि अपनी ओर घुमाते हुए सर्द आवाज में कहता है, इतनी गर्मी है तुझमें कि बेडरूम में जाने तक का इंतजार नहीं हुआ। क्या वो लड़का इतना खुश करता है तुझे। उद्धरण चिन्ह। कवि की बातें सुन रीन की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगते हैं। रीन के हाथों को उसकी पीठ से लगा कवि गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, क्या हुआ ये आंसू क्यों। उसके बाहों में बिस्तर पर मजे करते वक्त नहीं आते होंगे ना ये आंसू, तब तो बहुत प्यार से उसका साथ देती होगी। उद्धरण चिन्ह। कवि अब तक बहुत बौखला चुका था। रीन को किसी और मर्द के साथ देख उसके सीने में सांप लौट रहे थे। अपने गुस्से में वो क्या बोल रहा है खुद उसे भी अंदाजा नहीं होता। रीन अपने चरित्र पर लांछन लगता देख गहरी सांसें लेते हुए कवि से रोते हुए कांपती आवाज में कहती है, आप होते कौन है मेरे बारे में ऐसी बात करने वाले। उद्धरण चिन्ह। कवि रीन को दीवार की ओर धकेलते हुए दीवार और खुद की बाहों में फंसा उसके चेहरे के एकदम करीब बढ़ अपनी सर्द आवाज में कहता है, मैं कौन हूँ तुम्हारा। फिर रीन के होठों को बेदर्दी से सहलाते हुए बोला, तुम्हारी चीखें मेरे हक का सबूत बनेंगी जब मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर समाऊंगा। कवि की इतनी भयानक बातें सुन रीन के पैर कांपने लगते हैं। कवि तो बाकी औरतों की तरह रीन को भी एक ऐसे लड़की समझता है जो पैसों के लिए किसी भी आदमी के साथ सो जाए। रीन के पैरों को इतना कांपते देख कवि को बहुत खुशी होती है।
तेरे पैर मेरे बिस्तर पर ऐसे ही कांपेंगे जब मैं पूरी रात तेरे जिस्म की गहराइयों में उतरूंगा, अपने आगोश में भर तेरे जिस्म पर अपनी मोहर लगाऊंगा, कवि सनक के साथ बोला। कवि की ऐसी खतरनाक बातें सुन रीन दीवार का सहारा लेने को होती है, तभी कवि उसको गोद में उठाकर शॉप में बने सोफे पर पटक देता है। रीन तो बस डरते और रोते हुए उसे देख रही थी। रीन को इतनी छोटी स्कर्ट पहने देख कवि को और गुस्सा आता है। क्या ये लड़की यहाँ लड़कों को रिझाने आती है? रीन की इतनी हॉट टांगों को अब तक किस किस ने घूरा होगा, यही सोच कवि बौखलाहट में रीन के ऊपर लेट उसके चेहरे को अपने हाथों में भींच सर्द आवाज में कहता है, कान खोलकर सुन ले, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। इतना क्या बिना देरी किए रीन के नाजुक होठों की ओर बढ़ जाता है। रीन जो अब तक बहुत डर चुकी थी कवि की डरावनी बातें सुन। रीन कवि की फिट बॉडी के नीचे पूरी तरह से दबी हुई थी। कवि उसे किस कर पाता इससे पहले रीन उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों में थामने के बाद रोते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे साथ कुछ मत करिए, प्लीज दूर हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रीन के मुंह से दूर जाने की बात सुन कवि का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दोबारा अपनी घटिया बातें शुरू करते हुए कहता है, तेरे जिस्म की गर्मी उतार रहा हूँ और मेरा छूना अच्छा नहीं लगता ना, तो उस लड़के का बिस्तर गर्म करते वक्त बुरा नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। कविन। रीन गुस्से में पहली बार कवि का नाम लेकर चिल्लाती है, जो सुन कवि भी शॉक हो जाता है। आपने हमें समझ क्या रखा है? रेन सिर्फ दोस्त है हमारे। रीन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। कवि के मुंह से रेन और खुद को लेकर इतनी घटिया बातें सुन रीन को बहुत गुस्सा आता है। रेन और वो, छी, कवि की सोच कितनी घटिया है, रीन मन में सोचती है। रीन की बात सुन कवि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो हैरानी में पूछता है, झूठ तो नहीं बोल रही ना? रीन रोते हुए ना में सिर हिला देती है, जिसे देख कवि जल्दी से रीन की दोनों गालों को बारी बारी चूम लेता है। रेन ने रीन को सिर्फ गले लगाया था, फिर भी कवि को बहुत गुस्सा आया था। उसे तो सिर्फ रीन के जिस्म से मतलब है, तो फिर उसका दिमाग खराब क्यों हो रहा है ये सोचकर कि रीन उस लड़के को प्यार करती है। रीन को सोफे पर अच्छे से लिटा कवि अपनी व्हाइट शर्ट निकाल फेंक देता है। कवि की हरकत देख रीन चिल्लाने वाली थी, जो बात कवि समझ जाता है। कवि गुस्से में बोला, सोचना भी मत, अदरवाइज आई विल मेक यू माइन ऑन द सोफा वेरी रफली। कवि की बात सुन रीन जोर जोर से रोते हुए खुद को गले लगा रोने लगती है। कवि रीन के हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर करके अपने एक हाथ में जकड़ने के बाद गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम करने दे वरना। इतना कह कवि रीन के होठों को रब करते हुए अपना मुंह उसके गले छिपाकर वहां चूमने लगता है। रीन बहुत डर गई थी, वो बस जोर जोर से रो रही थी। कवि को उसके रोने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसे तो मजा आता है रीन को अपने नीचे पड़ा रोते देख। रीन और उस लड़के का गले लगना याद करके कवि को गुस्सा और बेचैनी दोनों एक साथ महसूस होते हैं। रीन के ऊपर से उठ कवि उसके मुरझाए हुए पर खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद उसके सीने को घूरते हुए रीन की शर्ट फाड़ देता है। रीन की आंखों में तो जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो खुद को अपने छोटे छोटे हाथों से ढकते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कवि रीन के जिस्म से उसके हाथ हटाते हुए मदहोशी से कहता है, लेट मी फील यू बेबी। इतना कह कवि कुछ ऐसा करता है जिससे रीन की सांसें गले में अटक जाती है। क्या करेगा कवि रीन के साथ? प्रेम इस तरह क्यों देखता है रीन को? आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है? क्या हुआ था रीन की मां निया के साथ? क्या पिंकी की मासूमियत तबाह हो जाएगी लकी के हाथों? जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 11। कवि की सनक खतरनाक बातें। सियाजी रीन की मां, उनका नाम निया था। उन हैवानों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला था। निया की स्टोरी काफी मजेदार है, आप प्लीज रिव्यू दे दीजिए। रीन और उस लड़के का गले लगना याद करके कवि को गुस्सा और बेचैनी दोनों एक साथ महसूस होते हैं। रीन के ऊपर से उठ कवि उसके मुरझाए हुए पर खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद उसके सीने को घूरते हुए रीन की शर्ट फाड़ देता है। रीन की आंखों में तो जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो खुद को अपने छोटे छोटे हाथों से ढकते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कवि रीन के जिस्म से उसके हाथ हटाते हुए मदहोशी से कहता है, लेट मी फील यू बेबी। इतना कह कवि कुछ ऐसा करता है जिससे रीन की सांसें गले में अटक जाती है। अब आगे। कवि को रीन और रेन का गले लगना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। रीन के जिस्म के इतने करीब कोई और मर्द कैसे जा सकता है? इतना सोच सोचकर ही कवि का खून जल रहा था। कवि रीन के ऊपर लेट जाता है, जिस वजह से रीन उसके बदन के नीचे दब चुकी थी। तू मेरी है नरीन, सिर्फ मेरी। कवि रीन को गले लगाकर अपनी सख्त आवाज में कहता है। शायद रीन के साथ का असर हो, जो गुस्से में बौखलाया हुआ कवि एकदम शांत हो चुका था। रीन को पता है कविन कितना पागल है, उसकी हैवानियत के किस्से आए दिन अखबार में छपते रहते हैं। रीन कुछ नहीं कहती, बस किसी बेजान बुढ़िया की तरह उसके नीचे लेटी रहती है। उसे पता है कवि अपनी बात मानने वाले लोगों को ज्यादा दर्द नहीं देता, मगर वो थोड़ा दर्द भी बहुत खतरनाक साबित होता है उन मासूम लोगों के लिए। वहीं दूसरी ओर लकी बहुत स्पीड में कार चलाते हुए खुद से कहता है, बॉस फ्लावर शॉप में क्या कर रहे हैं?
वे कहीं किसी को मारकर वही दफनाने का प्लान तो नहीं है उनका। लकी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे पिंकी का मासूम चेहरा याद आता है। पिकाशी या पिंकी, लकी खुद से कहता है। लकी के दिल में पहली बार एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी जिसे वो समझ नहीं पाता। ये फीलिंग उसके लिए नई है। कवि रीन को बहुत कस के जकड़ने के बाद अपनी बॉडी मूव करते हुए रीन के जिस्म से अपने सख्त सीने से छूने लगता है। कवि की हरकत देख रीन की आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या ये आदमी पागल है जो इतनी अजीब हरकत कर रहा है? कवि के चौड़े सीने को अपने कोमल नाजुक सीने पर दबाव बनाता देख रीन की सांसें गले में अटक जाती है। रीन रोते हुए कहती है, खून कवि मां, मुझे दर्द हो रहा है। कवि जो रीन के कोमल बदन से अपने सख्त सीने को रगड़ रहा था, रीन की बात सुन टेढ़ा मुस्कुरा देता है। सच ही तो कह रही थी रीन। रीन से दूर होते हुए कवि रीन के गले के नीचे घूर घूर कर देखने लगता है। सच में 3 साल पहले रीन बहुत छोटी थी। कवि ने देखा है जब पार्टी में सबके सामने रीन के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी, तब उसने रीन के दोनों बेबी देखे थे। तब रीन के दोनों बेबी बहुत छोटे थे, पर इन 3 सालों में उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। इतना सोच कवि बहुत क्रीपी स्माइल देता है। रीन, कवि मदहोशी में बोला। रीन अपनी आंसुओं से सनी आंखें उठाकर कवि को देखती है। कवि के एबस, मस्कुलर बॉडी, ये सब देख रीन की सांसें ही गले में अटक जाती है। कवि जो रीन के सीने को एकटक घूर रहा था, रीन की भारी सांसों की आवाज सुन उसकी नजरों का पीछा करता है। रीन को खुद की सेक्सी बॉडी को घूरता देख कवि को बहुत गर्व होता है खुद पर। ऐसे ही थोड़ी थाईलैंड का सबसे पॉपुलर मेन है वो, ऑफ कोर्स बहुत हैंडसम है वो, जिस बात का काफी घमंड है उसे। देखने से क्या होगा, तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो, पूरा का पूरा, कवि बोला रीन के गाल को काटते हुए। रीन अपनी हरकत पर सकपका जाती है। कवि उसका हाथ पकड़ अपने सीने पर रखते हुए कहता है, मैं कविन सरावत, आज से तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। कवि की बात सुन रीन चौंक जाती है। उस जैसी मिडिल क्लास लड़की के साथ कवि एक बिस्तर पर, एक काउच पर बैठ तक नहीं सकता। इतना डिफरेंस है उनकी हैसियत में, तो फिर क्यों कवि रीन के इतने करीब आ रहा है? रीन सोच में पड़ जाती है। कविन, आप दिदू से बदला लेने के लिए हमारे साथ ही सब कर रहे हैं ना? रीन खुद से कहती है। रीन को कहीं खोया देख कवि को लगता है वो किसी और मर्द को याद कर रही है, जिससे कवि को गुस्सा आ जाता है। किसको याद कर रही है मेरे साथ होते हुए? क्या एक मर्द काफी नहीं है तुम्हारी आग? कवि चिल्लाते हुए बोला। रीन उसकी बात काट रोते हुए कहती है, हम किसी को याद नहीं कर रहे, आप अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? कवि रीन की बात सुन शॉक हो जाता है। कवि खुद से, क्या ये लड़की पागल है? उद्धरण चिन्ह। रीन का चेहरा अपने हाथों में थाम कवि एक सनक के साथ कहता है, उस घटिया लड़की की इतनी औकात नहीं जो कविन सरावत उससे बदला ले। और रही बात तेरी, तू मेरी जरूरत है। अपनी बात कहते हुए कवि रीन के नाजुक और प्यारे चेहरे को हल्के हाथों से छूते हुए नीचे बढ़ जाता है। रीन कवि की उंगलियों को अपने गले से होते हुए नीचे जाता महसूस कर कांपने लगती है। रीन के कोमल बदन को अपने दोनों हाथों में जकड़कर कवि एक सनक के साथ कहता है, 3 साल पहले मेरे बेबी बहुत छोटे थे ना रीन, पर अब वो बड़े हो गए हैं। डोंट वरी, उनके डैडी है ना, उनका ख्याल रखूंगा बेबी, फिर हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। कवि ये सब रीन को एक टक किसी पागल आशिक की तरह घूरते हुए कहता है। रीन को तो कवि को बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या वो मम्मी और कवि पापा फेयरफुल? रीन का ये सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था। और बेबी, उनके बच्चे कहाँ से आ गए? क्या कवि का दिमाग खराब हो गया है? कवि जो रीन को बहुत इंटेंसिटी के साथ घूर रहा था, रीन के बिगड़ते भाव देख समझ जाता है इस बच्ची को कुछ समझ नहीं आया, सच में बच्ची है उसके बच्चों की माँ, कवि सोचता है। रीन का चेहरा अपने एक हाथ में थाम कवि कहता है, हमारे बच्चे बेबी, इतना कह अपना हाथ नीचे ले जाते हुए रीन के सीने पर रख देता है। कवि रीन की शर्ट अब तक फाड़ चुका था, उसने सिर्फ एक पिंक कलर की इनर पहनी थी। कवि की हालत खराब हो चुकी थी रीन की सुंदरता पहली बार इतने करीब से देखने पर। रीन के नाजुक बदन पर दोनों हाथों से अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कवि भारी सांसों के साथ कहता है, आह रीन, हमारे बेबी कितने सॉफ्ट है। कवि किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। रीन का हद से ज्यादा और मुलायम जिस्म कवि को हदें पार करने को मजबूर कर रहा था। कवि के सख्त हाथों को अपने बदन के नाजुक हिस्से पर महसूस कर रीन की सांसें भारी हो जाती है। वही कवि की बात सुन रीन की आंखें फैल जात है। नहीं, ये मेरे है, रीन के मुंह से अचानक निकलता है। रीन की बात सुन कवि को बहुत गुस्सा आता है। रीन के नाजुक बदन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कवि गुस्से में कहता है, क्या कहा तेरा? आज से ये दोनों मेरे बेबी है, मैं इनका डैड हूँ और तुम मम्मा। इतना कहते हुए कवि वहां के सेंसिटिव एरिया को अपनी 2 उंगलियों से मसल देता है। आहम और दर्द हो रहा है, रीन रोते हुए बोली। कवि को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकटक रीन के मासूम चेहरे को देखते हुए उसके दोनों गालों को चूमने के बाद धीरे से उसकी नाक पे चूमता है। कवि अपनी नाक रीन की नाक से रगड़ते हुए धीरे धीरे उसके कोमल बदन को सहलाने लगता है। रीन रोते हुए कुछ कहने वाली थी, तभी कवि उसके मुंह पर अपना हाथ रखना में सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कुछ कहना मत वरना। रीन भी कवि की आंखें देख उसकी बात समझ जाती है और रोते हुए दर्द बर्दाश्त करने लगती है।
कवि की मजबूत पकड़ से होने वाला दर्द बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से रीन डरते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रख लड़खड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। रीन की बात सुन कवि अपनी पकड़ धीरे करते हुए अपने दोनों बेबी को प्यार से पूछता है, आर यू ऑल राइट माई बेबीज। फिर रीन के चेहरे को प्यार से देखते हुए पूछता है, हनी तुम ठीक हो। कवि जैसे शैतान की मुंह से हनी सुन रीन का मुंह देखने लायक था। रीन बस डरते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे कवि बिल्कुल साइको लगता है। ये दोनों उसके हैं, कवि कैसे इन्हें अपना बेबी कह सकता है। रीन सोचती है, ये दोनों उसके हैं, कवि कैसे इन्हें अपना बेबी कह सकता है। रीन सोचती है। कवि अब तक बहुत मदहोश हो चुका था, रीन के मुलायम बदन को अपने हाथों में फील करके। वो रीन के पूरे चेहरे को चूमने के बाद उसकी चीन को चूमते हुए रीन के नेक में मुंह धंसा कर वहां चूमने लगता है। कवि की जीभ अपने गर्दन पर चलता फील कर रीन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। वही कवि के हाथ प्यार से अपने बेबीज का सर सहला रहा था। आप समझ जाओगे ना कवि के बेबी कौन है। उद्धरण चिन्ह। बॉस कहाँ है आप, लकी फ्लावर शॉप में एंटर करते हुए बोला। क्या करेगा कवि रीन के साथ, क्या हुआ है सियाजी के साथ। क्या कभी पिंकी माफ कर पाएगी लकी को अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद। कवि रीन को कैसे परेशान करेगा एक है घर में रहकर। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 12, जेलसी। कवि अब तक बहुत मदहोश हो चुका था, रीन के मुलायम बदन को अपने हाथों में फील करके। कवि रीन के पूरे चेहरे को चूमने के बाद उसकी चीन को चूमते हुए रीन के नेक में मुंह धंसा कर वहां चूमने लगता है। कवि की जीभ अपने गर्दन पर चलता फील कर रीन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। वही कवि के हाथ प्यार से अपने बेबीज का सर सहला रहा था। आप समझ जाओगे ना कवि के बेबी कौन है। उद्धरण चिन्ह। बॉस कहाँ है आप, लकी फ्लावर शॉप में एंटर करते हुए बोला। अब आगे कवि रीन की नेक को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। पूरे फ्लावर रूम में उसके किस और स्मूच करने की आवाजें गूंज रही थी। कवि का मन तो रीन को खा जाने का कर रहा था। रीन की मक्खन जैसी सॉफ्ट बॉडी कवि को बढ़ते वक्त के साथ रीन के लिए पागल बना रही थी। कवि की रीन को हासिल करने की, उसे रात भर बाहों में भरकर प्यार करने की तड़प और सनक बहुत गहरी होती जाती है। कवि मन में ठान लेता है, रीन सिर्फ उसकी बनकर रहेगी, चाहे उसके लिए कवि को रीन को कैद है क्यों न करना पड़े। लकी जब फ्लावर शॉप में एंटर होता है उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए अंदर मौजूद फ्लावर रूम की ओर बढ़ जाता है जहां रीन और कवि अजीब हालत में मौजूद थे। कवि रीन के नेक पर जोर से बाइट करता है और तुरंत वहां अपनी जीभ घुमाता है। शायद इससे रीन का दर्द हो जाए, यही सोच वो पहले रीन को दर्द देता फिर वहां प्यार से लिक करता है। रीन को आज तक किसी लड़के ने ऐसे छुआ नहीं है, उसे कवि को टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बदहवास सी रोए जा रही थी, मगर कवि को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस रीन के जिस्म पर अपनी मोहर लगानी थी। रीन को दर्द में सिसकता देख कवि बोला, बेबी इतने में चीख रही हो तो हमारी फर्स्ट नाइट पर क्या करोगी। यू नो वॉट लिटिल कवि इज वेरी डेंजरस। कवि की खतरनाक बातें सुन रीन अपना थूक गटक लेती है। कवि फिर से उसके नेक को काटने लगता है। बॉस आर यू हियर, लकी उस रूम में दाखिल होते हुए बोला। तभी अपने सामने का नजारा देख उसकी बैंड बज चुकी थी। कवि को आधे अधूरे कपड़े पहने सोफे पर एक लड़की के ऊपर लेटा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे रीन दिखाई तो नहीं देती, मगर कवि के नीचे दबे हुए उसके हाथ और पैर देख लकी समझ जाता है, कोई मासूम लड़की इस शैतान के नीचे दबी हुई है। वही लकी की आवाज सुन कवि होश में आते हुए जल्दी से रीन को अच्छे से अपने आगोश में भरता है। रीन ने इस वक्त सिर्फ एक इना और फटी हुई शर्ट पहनी थी। लकी उसकी गर्ल को ऐसी हालत में ना देख ले, इसलिए कवि चिल्ला के बोलता है, टर्न अराउंड एंड डोंट यू डेयर टू टर्न अगेन। कवि की खूंखार आवाज सुन लकी तुरंत पीछे पलट जाता है। कवि को जलन, पजेसिवनेस सब फील हो रहा था रीन के लिए, पर ये फीलिंग क्या है, इसका नाम क्या है, कवि को समझ नहीं आता। उसने तो कभी दिल से सोचा नहीं किसी चीज के बारे में। वही रीन तो बहुत डर गई थी किसी आदमी की भारी आवाज सुन, इसलिए कवि को जल्दी गले लगा लेती है, जैसे खुद को उसके अंदर छिपा रही हो। रीन की हरकत देख कवि टेढ़ा मुस्कुरा देता है। खुद के बच्चों और उनकी मां को अपने इतने करीब महसूस कर कवि की सांसें भारी हो गई थी। थोड़ी देर बाद कवि रीन से दूर होते हुए अपनी शर्ट जो वो नीचे फेंक चुका था रीन को देते हुए कहता है, वेयर इट क्विकली। वही रीन तो कवि की बात सुन सदमे में चली जाती है। जहां तक उसने सुना है, कविन सरावत को अपनी चीजों पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं होती, जिसने नजर डाली उसकी आंखें अगले पल उसके जिस्म से गायब होती है। वही कविन सरावत अपनी इतनी कॉस्टली शर्ट रीन को दे रहा है। रीन को भरोसा नहीं होता है। कवर अप माई बेबीज फास्ट, कवि बोला गुर्रा कर रीन को एकटक घूरते हुए। रीन जल्दी जल्दी वो वाइट शर्ट पहन लेती है। कवि की शर्ट पहनने की वजह से रीन को उसकी मौजूदगी अपने करीब महसूस होती है। उसके मेनली परफ्यूम की स्मेल रीन के दिल में दहशत पैदा कर रही थी। कवि तो रीन को अपनी शर्ट में देख पागल सा हो जाता है।
सच में बहुत हसीन है उसके बच्चों की माँ, इतना सोच कवि टेढ़ा मुस्कुराता है। कुछ देखा तुमने, क्या काम था जो इतने कॉल्स करने पड़े? कवि बोला लकी से अपना फोन चेक करते हुए। बॉस, न्यू रेस्टोरेंट की ओपन सेरेमनी कल नहीं हो पाएगी, कोई प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। लकी बोला थोड़ा गुस्से में, वो अभी तक पीछे मुड़ा नहीं था। लकी की बात सुन कवि को बहुत गुस्सा आता है। उसकी माँ की याद में बनाए गए रेस्टोरेंट से किसको प्रॉब्लम हो सकती है, कवि सोचता है। उसका पहला शक अपने डेट पर जाता है। कवि तो उन्हें बहुत बुरा समझता है, जाहिर सी बात है पहला शक उन पर ही करता है। रीन तो अपने गले के नीचे हल्के हाथों से सहलाते हुए रो रही थी। कवि की इतनी मजबूत पकड़ से उसकी नाजुक बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। रीन को बस अपने घर जाना था, पता नहीं उसकी माँ किस हालत में होंगी। रीन अपना फोन देखती है, जहाँ पिंकी का मैसेज आया था, मैं आ रही हुए बच्चा तुझे लेने। जो देख रीन को थोड़ा सुकून मिलता है। रेन का विला, इतना जल्दी में क्यों बुलाया होने वाले जीजाजी? रेन परम से पूछता है। परम अजीब से बहाने देने के बाद खुद से कहता है, कवि तेरी वजह से पहली बार झूठ बोलकर बुलाया है अपने साले को। फ्लावर शॉप के बाहर खड़े होकर कवि ने परम को मैसेज किया था। वहीं दूसरी ओर एक लड़की बिस्तर पर रोते हुए अपने ऊपर हावी हो रहे एक हैंडसम लड़के से कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़की के रोने या गिड़गिड़ाने से, उसे तो उल्टा मजा आता है। वो चीखें सुनकर वो बस बेरहमी से अपनी हसरतें पूरी करता है। उस हैंडसम लड़के की हैवानियत वो 18 साल की मासूम बच्ची झेल नहीं पा रही थी। उसकी चीखों में हद से ज्यादा दर्द था, मगर कमरे में मौजूद बाकी 5 लड़के उन चीखों को एंजॉय कर रहे थे, अपनी बारी आने का वेट करते हुए। माँ, क्या हुआ आपको? प्रेम सिया जी के कमरे में दाखिल होते हुए उनको नींद में चीखता देखकर परेशान होते हुए बोला। सिया जी अभी भी जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। प्रेम उन्हें उठाते हुए परेशानी में कहता है, माँ होश में आइए। उद्धरण चिन्ह। सिया जी को होश में आते देख प्रेम को राहत मिलती है। सिया जी अपनी घबराहट छिपाते हुए बहुत अजीब सा बहाना देती है, कोई उन्हें किडनैप कर रहा था इसलिए वो इतना चीख रही थी। उद्धरण चिन्ह। प्रेम बेवकूफ़ तो है नहीं, वो समझ जाता है सिया जी उसे बताना नहीं चाहती, इसलिए ज्यादा जिद ना करते हुए उन्हें गोली देकर सुला देता है। प्रेम को खुद नहीं पता जो गोली वो सिया जी को दे रहा है वो नींद की दवाई है। सिया को लगता है उन्होंने अभी तक अपने साथ हुई वारदात हर किसी से छिपा कर रखी है। फ्लावर शॉप। रीन के रोने की आवाजें सुन लकी पीछे मुड़ने वाला था, तभी कवि की सर्द आवाज उस शॉप में गूंजती है, डोंट यू डरे। उद्धरण चिन्ह। कवि की बात समझ लकी जल्दी से कहता है, बॉस आपका कंपनी आना अर्जेंट है। लकी की बात सुन कवि एक बार रोती हुई रीन को देखता है। रीन के रोने से उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, कवि बोला लकी से, फिर रीन की ओर देखते हुए कहता है, तू मेरे साथ चलेगी? लकी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या उसका बॉस एक लड़की को घर तक छोड़ेगा? ये कवि की पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत था। रीन कवि के साथ अकेले एक कार में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रोते हुए कहती है, कविन हम चले जाएंगे, हमारी दीदू लेने आ रही है। उद्धरण चिन्ह। रीन की बात सुन कवि गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तुझे कहा ना उस लालची लड़की से दूर रहा कर। न नहीं, हमारी दोस्त आ रही है, हम स्कूटी से चले जाएंगे। रीन अपनी बात समझाते हुए बोली। लकी को बाहर जाने का कह कवि रीन को देखता है जो उसकी शर्ट में काफी कातिल दिख रही थी। रीन को खड़ा कर अपनी बाहों में जकड़ने के बाद कवि सनक के साथ कहता है, आज आखिरी बार कह रहा हूँ दूसरे लड़कों से दूर रहना, वरना और हाँ उस लड़की से मेरे दोनों बेबी और तू जरा भी टच नहीं होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रीन बस रोते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसे तो अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा था, पागल कहीं का आज क्यों फ्लावर शॉप उसके हवाले कर गया। वही लकी तो रीन की प्यारी सी आवाज में कवि का नाम सुन सदमे में चला गया था। कविन का नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती, जो लेता है कवि उसकी जबान काट लेता है। रीन ने कवि का नाम लिया और कवि ने कुछ नहीं किया। इतना सोच लकी समझ जाता है वो लड़की खास है कवि के लिए। लकी तो अब तक कवि को गे समझता था, क्योंकि उसके करीब कोई लड़की दिखाई नहीं देती थी, जिसका रीजन कवि का औरतों से नफरत करना है। रीन को वापस किसी सोच में गुम होता देख कवि को वापस गुस्सा आता है। रीन का जबड़ा अपने हाथों में पकड़ कवि बोला, ये आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। इतना कह कवि रीन के गालों को चूमते हुए धीरे से काट लेता है। रीन तो डर के मारे कांप रही थी कवि को अपने इतने करीब फील कर। मुझे किस कौन करेगा, कवि बोला गुस्से में। कवि की बात सुन रीन जल्दी से अपने कांपते होंठ बारी बारी उसके गालों पर रखने के बाद पीछे होने वाली थी। तभी कवि उसका हाथ पकड़ अपने करीब करते हुए धीरे धीरे रीन के चेरी लिप्स की ओर बढ़ जाता है। रीन के नेचुरल लाल होंठ कवि को पागल बना रहे थे। कवि की आंखें बंद हो चुकी थी। वो धीरे से अपने सख्त होंठ रीन के मुलायम लाल होठों पर रख देता है। ये कवि की जिंदगी की पहली किस है। वो रीन के होठों की छुअन अपने होठों पर फील कर बहुत सुकून फील करता है। वही रीन भी अपनी आंखें बंद करके कवि के होठों को अपने लिप्स पर दबाव बनाता महसूस कर शांत खड़ी हो जाती है।
कवि उसकी पहली किस चुरा चुका था जो रीन ने अपने पति के लिए बचाकर रखी थी। क्या करेगा कवि अपने पागलपन और सनक के चलते रीन के साथ? क्या होगा जब दोनों एक ही घर में रहेंगे? क्या कवि रीन को चैन से रहने देगा या उसका जीना हराम करेगा? जानने के लिए सुनते रहे गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 13, रीन के दीवाने सन की कवि। अब तक हमने देखा कवि की आंखें बंद हो चुकी थी। वो धीरे से अपने सख्त होंठ रीन के मुलायम लाल होठों पर रख देता है। ये कवि की जिंदगी की पहली किस है। वो रीन के होठों की छुअन अपने होठों पर फील कर बहुत सुकून फील करता है। वही रीन भी अपनी आंखें बंद करके कवि के होठों को अपने लिप्स पर दबाव बनाता महसूस कर शांत खड़ी हो जाती है। कवि उसकी पहली किस चुरा चुका था जो रीन ने अपने पति के लिए बचाकर रखी थी। अब आगे करीब 10 मिनट कवि बस अपने होठों को रीन के चेरी लिप्स पर रगड़ता है। रीन से दूर होते हुए कवि गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ किसी और के करीब दिखाई मत देना। फिर रीन को ऊपर से नीचे घूरते हुए, एंड प्रिपेयर माई चेरी फॉर आवर स्पेशल नाइट। उद्धरण चिन्ह। कवि की बात रीन को समझ नहीं आती। रीन के हाव भाव देख कवि समझ जाता है 2 बच्चों की मां होने के बावजूद रीन बहुत नासमझ है। इसलिए कवि उसके कान में जाकर कुछ कहने के बाद अपने हाथ रीन के पेट के नीचे रख वहां इशारा करता है। रीन तो घबराहट में 2 कदम पीछे हो जाती है कवि के हाथों को फील करके। कवि अपनी आई विंक करते हुए सी यू टुमारो डार्लिंग इतना कह निकल जाता है। उसका मन तो नहीं था रीन को छोड़कर जाने का। कवि के जाने के बाद रीन कवि की अपने कान में कही बात याद करके कांपने लगती है। नहीं, हम उनके साथ वो सब नहीं करेंगे, ये हक हमारे उनका होगा। रीन सोच रही थी तभी पिंकी फ्लावर शॉप में आते ही रीन को गले लगा लेती है। रीन की ऐसी हालत देख पिंकी बहुत सवाल जवाब करती है। रीन ने बस एक वाइट शर्ट पहनी थी, उसकी स्कर्ट हल्की दिखाई देती है। पिंकी बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगती है। रीन बड़ी मुश्किल से बातों को टालने के बाद उसे भूख लगी है, इसलिए जल्दी घर चले इतना कह पिंकी के साथ अपने घर चली जाती है। सरावत मेंशन। मिस्टर सरावत कवि का इंतजार कर रहे थे। कैफे की ओपनिंग में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, ये बात उन तक भी पहुंच चुकी थी। मिस्टर सरावत अपनी सोच में गुम होते हैं तभी कवि को पहली बार बिना शर्ट के घूमते देख चौंक जाते हैं। कवि ऐसे क्यों घूम रहे हो? मिस्टर सरावत बोले। उनको देख कवि का खून खौल उठता है। बच्चा था मैं तब, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, अब उनकी याद में कैफे बनाया तो भी आप दिक्कत पैदा कर रहे हैं मिस्टर सरावत। कवि गुस्से में चिल्लाया। सारे सर्वेंट्स उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर डर के मारे कांपने लगते हैं। पहले पूरी बात पता करो, मैं रीवा से प्यार करता हूँ आज भी, मैं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा? मिस्टर सरावत बोले अपनी बात समझाते हुए। मेरी माँ का नाम मत लेना अपनी जबान से, अगर इतना ही उनसे प्यार करते तो दूसरी शादियां नहीं करते। इतना कह कवि गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर सरावत खुद से कहते हैं, कहना बहुत आसान है कवि, मगर अकेले जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। कवि मिस्टर सरावत से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। भले ही वो रीवा जी से आज भी बहुत प्यार करते हैं, पर किसी के अपनेपन और प्यार की जरूरत तो होती है। जो प्यार उन्हें कवि से मिलना चाहिए वो ना मिलने की वजह से वो बाहर खुशियां ढूंढते हैं। रीवा के अलावा सिर्फ 2 और बीवी थी उनकी, बाकी किसी और औरत के करीब नहीं गए हैं वो। कवि का रूम। ऑक टुमारो आई विल किल द प्रॉब्लम मेकर। कवि लकी से इतना कह कॉल काटने के बाद बैग को देखता है। उस रात की हुई अपनी इमेजिनेशन याद कर कवि अपने सिर पर हल्की चपेट मारते हुए कपड़े बदलने चला जाता है। कवि मिरर के सामने खड़े होकर खुद की हॉट बॉडी देखते हुए अपने सीने पर रीन के हाथों का टच याद करके टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपने होंठों को देखता है। रीन और खुद की पहली किस याद करके कवि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छा जाती है। रीन के मुलायम होठों का टच अभी भी अपने होठों पर फील करके कवि की धड़कनें बढ़ जाती है, जिसकी वजह वो समझ नहीं पाता। कवि की स्माइल बहुत प्यारी थी, जिसे देखने का मौका किसी को नहीं मिला अभी तक। कवि हर बार तिरछा मुस्कुराते हुए किसी शैतान से कम नहीं लगता। एक टॉवल लपेटते हुए कवि एक सनक के साथ खुद से कहता है, नरीन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का, देखने का, बाहों में भरकर रात भर प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। उद्धरण चिन्ह। रीन का घर। पिंकी और रीन दोनों सिया जी को देखने के बाद रीन के कमरे में जाते हुए बातें करने लगती है। रीन के गले पे बना हुआ लाल निशान देख पिंकी परेशानी से पूछती है, बच्चा क्या हुआ यहाँ? रीन उसे जैसे तैसे बहाना बनाकर सुला देती है। पिंकी के घुटनों में लगी चोट देख रीन परेशान हो जाती है। पिंकी से कल बात करेगी इतना सोच चोट के ऊपर मलहम लगाकर उसके माथे को चूमने के बाद सिर पर हाथ घुमाने लगती है। पिंकी अनाथ होने के बावजूद रीन और सियाजी कभी उसे अकेला फील नहीं होने देते। रीन 5 सालों से पिंकी को जानती है, कुछ बातें हैं जो पिंकी खुलकर नहीं बता पाती है। उसकी कोई मजबूरी होगी इतना समझ रीन पिंकी को फोर्स नहीं करती कुछ बताने के लिए। लीला से ज्यादा रीन पिंकी की क्लोज है। अपनी आंखें बंद करते ही रीन को कवि की कही बातें याद आने लगती है। रेन और खुद के बारे में इतनी घटिया बातें याद कर रीन रोते हुए खुद से कहती है, रेन जी हमारे दोस्त हैं, हम खुद को उनके साथ वैसे सोच भी नहीं सकते। आप बहुत बुरे हैं कविन।
कवि का खुद को छूना, उसे सोफे पर पटकना, गले को चूमते हुए लिक करना, खुद के नाजुक बदन पर कवि की मजबूत पकड़ बनाना, ये सब याद करके रीन बहुत डर जाती है। ऊपर से कवि की पागलों जैसी बातें उसके दिल में दहशत पैदा कर रही थी। कवि का हनी कह के बुलाना भी बहुत डरावना फील हो रहा था रीन को। रीन अपने होठों को हल्के हाथों से छूते हुए कवि और अपनी किस याद करती है। कितने करीब थे वो दोनों। कवि के सख्त होठों का टच अपने होठों पर उसे अभी भी महसूस हो रहा था। रीन खुद को एक बार अच्छे से देखते हुए झुंझलाहट में कहती है, नहीं ये मेरे बेबी है। वेट में क्या कह रही हूँ। कवि की बातों ने रीन का दिमाग खराब कर दिया था। वो क्या बोल रही है उसे समझ नहीं आता। वही कवि की आखिरी बात जो उसने रीन के कान में कही थी, वो याद करके रीन डर के मारे कांपने लगती है। पता नहीं रात के किस पहर उसे नींद आती है। वही दूसरी ओर लकी जो अपने बेड पर लेटकर पिंकी की याद में खोया हुआ था। उसे खुद पर गुस्सा आता है, कैसे वो एक लड़की के बारे में सोच सकता है, मगर दिल पर किसका जोर चलता है। लकी इस बात से अनजान है पिंकी किसी और की अमानत है। जब पता चलेगा इसका रुद्र रूप देखने को मिलेगा। कवि का रूम। बेड पर लेट कवि रीन के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे याद करते अपने होठों पर उंगली घुमाने लगता है। वो अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे चूमने लगता है, अपने सॉफ्ट बच्चों का टच अपने हाथों पर महसूस करते हुए कवि खुद से कहता है, क्या वो सो गई होगी? कहीं वो लड़की रीन से चिपकी तो नहीं होगी? वैसे मेरे दोनों बेबी की एज शायद 3 या 2 होगी। इतना सोच कवि के गाल लाल हो जाते हैं। कविन सरावत जिंदगी में पहली बार ब्लश करता है, वो भी रीन को याद करके। ये बात किसी अजूबे से कम नहीं है। कवि बिल्कुल किसी सनकी की तरह अपने होंठों को काटते हुए रीन को अपनी बाहों में इमेजिन करते हुए भारी सांसें लेते हुए खुद से कहता है, नहीं ये गलत है, आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बच्चों के लिए। इतना सोच बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश करता है। कवि अपने आने वाले बच्चों के लिए आज खुद को तकलीफ दिए बिना सो जाता है। अगली सुबह। आज सुबह सुबह सियाजी से डांट खाने के बाद रीन का मुंह लटका हुआ था। रीन के फुले हुए प्यारे से गाल खींचते हुए पिंकी उसे समझाते हुए कहती है, तू क्यों माँ की बात नहीं मानती? जल्दी घर आ जाया कर। रीन उसकी बात सुन रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। रीन और पिंकी दोनों बस से कॉलेज निकल जाती है। नकुल का कॉल आता देख रीन अपने आंसू पोंछ कॉल उठाती है। कहाँ है रीनू? मैं तुझे लेने आया हूँ, नकुल बोला परेशानी में। वो पिंकी के साथ कॉलेज जा रही है। नकुल भी आ जाए जल्दी से, इतना क्या फोन रख देती है। कॉलेज पहुंच दोनों अपने अपने क्लासरूम में जाने के बाद लेक्चर अटेंड करती है। पिंकी की उम्र 24 साल है। पिंकी और नकुल दोनों कॉलेज में रीन के सीनियर है। वही रीन का क्या कहना, स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के बावजूद भी रीन को कोई बुली नहीं करता था। वो हर एक चीज में परफेक्ट है, पढ़ाई, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन सब में वो हमेशा अव्वल रहती है। सबसे ज्यादा उसकी मासूमियत सबको पागल बनाती है। उसकी प्यारी सी आवाज में प्यारी बातें सुन लड़के छोड़ लड़कियों का भी दिल धड़कने लगता है। आधे से ज्यादा कॉलेज उसे प्रोपोज कर चुका था, मगर रीन किसी से बात नहीं करती सिवाय नकुल और पिंकी के। नकुल को तो समझ नहीं आता रीन को सब लड़के प्रोपोज क्यों करते हैं। क्या सच में वो इतनी खूबसूरत है? क्योंकि नकुल रीन को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है। लेक्चर खत्म होने के बाद अपना फोन बजता देख रीन जल्दी से क्लासरूम से निकल जाती है। बहुत से लड़के उसे घूर रहे थे। वो तो खुद को और रीन को सपने में हदें पार करते हुए इमेजिन करते हैं, मगर नकुल की वजह से कोई रीन के करीब जाने की कोशिश नहीं करता है। वही क्लासरूम में एक लड़का रीन को बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। उसके आसपास बैठे हुए लड़के उसे समझाते हुए कहते हैं, उसकी और ऐसे मत देख, उसका बॉयफ्रेंड है नकुल। रीन का बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद उस लड़के के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और चेहरेले भाव बहुत अजीब हो जाते हैं। वही दूसरी ओर लीला आज टेम्पल गई थी अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड जैक के लिए पूजा कराने। मिस्टर सरावत लीला को वहां देख खुश हो जाते हैं। दोनों कुछ देर बातें करते हुए जैक और रोमा जी के लिए पूजा कराने के बाद गार्डन में बैठकर थोड़ी देर बात करने के बाद लीला के घर निकल जाते हैं। दोनों ने अपने अपने हमसफर को खोया था। जाहिर सी बात है जल्दी उस दर्द से बाहर नहीं आ सकते, पर कोशिश पर दुनिया कायम है। लीला को घर छोड़ने के बाद मिस्टर सरावत अपने ऑफिस निकल जाते हैं। कॉलेज में रीन का कॉल आने की वजह से रीन क्लासरूम से बाहर निकलकर बात करने लगती है। हाँ जल्दी निकल गई थी, रीन बोली रीन को अपनी फिक्र करता देख। कल रात ज्यादा देरी हो चुकी थी उसे घर जाने में। रीन किसी का कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। इतना कह रीन कॉल काटने के बाद अननोन नंबर से आया हुआ कॉल रिसीव करती है। किसके साथ बात कर रही थी? एक जानी पहचानी खतरनाक आवाज सुन रीन कांपने लगती है। कवि को उसका नंबर कैसे मिला, रीन परेशान हो जाती है। कविन सरावत है, वो एक नंबर निकालना मामूली सी बात है उसके लिए, इतना सोच रीन एक गहरी सांस लेती है। वो हमारे दोस्त, रीन हकलाते हुए बोली। आगे से तुम्हारे फोन पर कॉल करूं तो बिजी नहीं आना चाहिए, अंडरस्टूड? कवि बोला अपनी सर्द आवाज में। रीन डरते हुए बस इतना ही बोल पाती है, वाई यस। कवि अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, पराये मर्द से बात करने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ रीन। फिर अचानक हस्की वॉइस में बहुत प्यार से पूछता है,
तुमने कुछ खाया? कैसा रहेगा रीन का रिएक्शन कवि की बात सुनने के बाद? कौन है नया लड़का? क्या होगा जब इनका रिश्ता उलझ जाएगा? कैसे रहेंगे दोनों एक घर में? क्या करेगा कवि रीन को दूसरे लड़कों के साथ देखकर? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए सुनते रहिए गेम ऑफ ऑब्सेशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 14, कवि का पागलपन। किसके साथ बात कर रही थी? एक जानी पहचानी खतरनाक आवाज सुन रीन कांपने लगती है। कवि को उसका नंबर कैसे मिला? रीन परेशान हो जाती है। कविन सरावत है, वो एक नंबर निकालना मामूली सी बात है उसके लिए, इतना सोच रीन एक गहरी सांस लेती है। वो हमारे दोस्त, रीन हकलाते हुए बोली। आगे से तुम्हारे फोन पर कॉल करूँ तो बिजी नहीं आना चाहिए, अंडरस्टूड? कवि बोला अपनी सर्द आवाज में। रीन डरते हुए बस इतना ही बोल पाती है, वाई यस। कवि अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, पराये मर्द से बात करने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ रीन। फिर अचानक हस्की वॉइस में बहुत प्यार से पूछता है, तुमने कुछ खाया हनी? उद्धरण चिन्ह। अब आगे कवि के बात करने की टोन अचानक बदलते देख रीन अपना थूक गटकते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहती है, न नहीं, अभी खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? रीन की बात सुन कविन गुस्सा करते हुए पूछता है। कवि की इतनी डरावनी आवाज सुन रीन अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो मम्मा ने डांट लगाई सुबह, इसलिए मन नहीं था। कवि गुस्से से कहता है, खाना खा जल्दी, मेरे बच्चे भूखे होंगे और तू भी। नहीं खाया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, और हाँ, आज शाम में नहीं आ पाऊंगा तुझसे मिलने, खाना खाकर दोनों को सुलाने के बाद एक फोटो भेज देना। कवि जैसे शैतान के मुंह से इतनी भयानक बातें सुन रीन डरते हुए ओ अक्सर इतना ही कह पाती है, बेबी पूछेगी नहीं कहाँ जा रहा हूँ? कवि गुस्से में गुर्राया। रीन डरते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं आप मिस्टर सरावत? उद्धरण चिन्ह। कवि एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए रीन को डराने के लिए कहता है, एक इंसान को दुनिया से टाटा बाय बाय कराने जा रहा हूँ। कवि सच में उस इंसान की जान लेने जा रहा था जो कैफे की जमीन को इलीगल बता रहा है। कवि की इतनी डरावनी बातें सुन रीन डरते हुए कॉल काट देती है। वही रीन की ऐसी हरकत देख कवि को गुस्सा आने के बजाय अच्छा लगता है। उसे बहुत खुशी होती है जब रीन उससे डरती है। कवि खुद से, हाय मेरी हनी बड़ी स्वीट है। क्लासरूम में रीन वापस क्लासरूम में जाकर बचे हुए लेक्चर अटेंड करने के बाद जल्दी से पिंकी के क्लासरूम की ओर चली जाती है। वही कॉलेज में आया न्यू स्टूडेंट किसी पागल आशिक की तरह रीन को घूर रहा था। पिंकी और नकुल से कुछ देर बात करने के बाद दोनों घर चली जाती है। रीन का घर। रीन आज थोड़ी परेशान थी, उसे पिंकी का बिहेव आज कुछ अजीब लगा, जैसे वो कुछ छिपा रही हो रीन से। रीन ये सब सोचते हुए घर में आती है, तभी उसकी नज़र सियाजी पर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। रीन सियाजी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए प्यार से कहती है, माँ बात नहीं करोगी अपनी रिनू से? रीन इसके आगे कुछ कह पाती तभी सियाजी उसे गले लगाकर समझाती है, इतनी रात तक घर के बाहर ना रहे। सियाजी की नाराजगी खत्म होता देख रही रीन को बहुत सुकून मिलता है। वो सियाजी के दोनों गाल चूमने के बाद उन्हें फिर से गले लगाते हुए खुद से कहती है, कब तक अपना दर्द छुपाओगी आप? फिर सियाजी के दोनों गाल खींचते हुए कहती है, आप कितनी सॉफ्ट हो मम्मा, बिल्कुल बटर की तरह। रीन की बात सुन सियाजी को ठंडा पसीना आने लगता है। आह, तेरी बॉडी बटर की तरह स्मूथ है लड़की। ये आवाज़ें उनके कानों में गूंजने लगती है। मुश्किल से खुद के भाव छिपाते हुए वो रीन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वहीं दूसरी ओर अपनी माँ के कैफे में मुश्किल पैदा करने वाले शख्स का पता चलते ही कवि उसे दबोचने जा रहा था। होटल में इंटर होते हुए कवि बिना किसी भाव के उस रूम की ओर बढ़ जाता है। वही होटल में मौजूद सभी लड़कियां कवि को साक्षात अपने सामने देख पागल सी हो जाती है। रूम में एंटर करते ही कवि अपनी वेस्टबैंड से गन निकालते हुए सामने खड़े आदमी के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, सामने से वार कर, तुझमें दम है तो? उद्धरण चिन्ह। वही सामने खड़ा आदमी बड़ी सी ग्लास विंडो से बैंकॉक का नजारा एंजॉय कर रहा था। कवि की बात सुन एक टेढ़ी मुस्कान देता है। कवि उसे कोई जवाब न देता देख बौखला जाता है। वो अपनी रिवॉल्वर से सामने खड़े आदमी की खोपड़ी उड़ा पाता तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है। देव। कवि के मुंह से इतना है निकलता है। वही सामने खड़ा हैंडसम लड़का जिसका नाम देवजी रावत था कवि के और बड़ों से गले लगा कर कहता है, कैसा लगा सरप्राइज मेरे यार? कविन और देव दोनों ही बहुत हैंडसम है, मतलब थाईलैंड की लगभग 80% लड़कियों के प्रिंस चार्मिंग है दोनों। मगर कवि का एटीट्यूड उसे बहुत डरावना बनाता है। कवि भी मुस्कुराते हुए कहता है, साले तो ये तेरी हरकत थी, 1 मिनट भी लेट होता तो ऊपर पहुंच चुका होता। ऐसे ही दोनों अपने अपने पुराने दिनों की याद में बातें करने लगते हैं। कवि के सिर्फ 2 दोस्त हैं, एक परम और दूसरा देव। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है, एक दूसरे की सारी बातें वो शेयर करते हैं। वही लकी को बहुत जरूरी काम था कवि से। वो जब होटल में एंटर करता है अपने सामने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, पिकाशी। उद्धरण चिन्ह। पिंकी की स्कूटी ठोकने के बाद लकी समझ चुका था पिंकी अनाथ है, मगर एक अनाथ होने के बावजूद इतनी बड़ी होटल में जाना पिंकी अफोर्ड कैसे कर सकती है।
पिंकी को लिफ्ट से ऊपर जाता देख लकी भी उसका पीछे करते हुए 22 फ्लोर पर पहुंचता है। पिंकी अपने आंसू पोंछ रोते हुए कमरे का दरवाजा खटखटाती है। वही लकी उसकी सारी हरकतें गुस्से में देख रहा था। उसे पिंकी की कल रात कही हुई बात याद आती है, आपके पैसे लौटा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। रूम का दरवाजा खुलते ही पिंकी अंदर चली जाती है और एक आदमी दरवाजा बंद करता है जिसका चेहरा लकी देख नहीं पाता। ये सब देख लकी का खून खौल उठता है। क्या ये लड़की पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है? क्या इसकी ज़रूरतें इस हद तक बढ़ गई है कि वो पराए मर्दों का बिस्तर गर्म करने जाती हैं? यही सब सोच लकी का खून खौल उठता है। उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी और हाथों की नसें तक उभर चुकी थी। लकी 2 कदम आगे बढ़ा था इस सोच में कि उस आदमी और पिंकी दोनों की जान ले लेगा, मगर किस हक से? क्या रिश्ता है उसका पिंकी के साथ? किस हक से पिंकी को सजा देगा वो? लकी अपनी सोच में गुम होता है। तभी कवि का कॉल आता देख कॉल उठा। कवि की बात सुन एक बार होटल रूम की और देख गुस्से में वहां से निकल जाता है। रात का वक्त। रीन और उसकी फैमिली खाना खाकर सो चुके थे। रीन को तो आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था। एक शांति थी उसके दिल में कि कवि नाम का शैतान उसे परेशान नहीं करेगा। रीन बिस्तर पर लेट आराम से नोवेल पढ़ रही थी। अपना फोन बजता देख अननोन नंबर से कॉल आया देख जल्दी से फोन उठा। अपनी प्यारी आवाज में कहती है, जी कौन? उद्धरण चिन्ह। भूल गई हनी, तुम्हारे बच्चों का इकलौता बाप हूं मैं, कवि बोला अपनी डार्क वॉइस में। कवि की बात सुन रीन डर के मारे कांपने लगती है। वही रीन को कोई जवाब न देता देख कवि गुस्से में कहता है, क्या हुआ हनी, मुंह में दही जम गया क्या? उद्धरण चिन्ह। न नहीं सर, रीन लगभग रोते हुए बोली। रीन की आवाज सुन कवि के दिल को एक ठंडक सी महसूस होती है। खाना खाया तूने? कवि बोला अपनी अरोगेंट अंदाज में। रीन बस हमें जवाब देती है। वही परम और देव दोनों खाना खाते हुए कवि को उठता देखते हैं। उनको तो आज झटके पे झटके मिल रहे थे। मतलब कविन सरावत अपना खाना छोड़कर किसी से बात कर रहा है। उन्होंने तो पहली बार कवि को खुद से किसी को कॉल लगाते देखा था। लकी को कॉल भी कवि के बॉडीगार्ड ने किया था। क्या कर रही है और बच्चे सो गए? कवि बोला शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए। कवि की ऐसी बातें सुन रीन की सांसें गले में अटक जाती ही और वो रोते हुए कहती है, हाँ हमें नींद। उद्धरण चिन्ह। शट अप, जवाब दे मुझे, कवि गुर्राया। कवि की इतनी डार्क वॉइस सुन रीन रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कवि की बातों का क्या जवाब दे। रीन रोते हुए कहती है, न नहीं मैं जग रही हूँ तो वो कैसे? रीन की बात समझ कवि प्यार से कहता है, ओ हनी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, तुम्हारी फोटो भेजो और हाँ मेरे बेबी भी होने चाहिए उसमें। उद्धरण चिन्ह। क्या करेगी रीन? क्या वो मान जाएगी कवि की बात? क्या होगा जब पिंकी की मुलाकात होगी लकी से? क्या करेगा लकी पिंकी को बर्बाद करने के लिए? क्या होगा जब रीन बनेगी कवि की सौतेली मासी और दोनों एक ही घर में रहेंगे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 15। कवि की इमेजिनेशन, लकी की बदतमीजी। कवि की ऐसी बातें सुन रीन की सांसें गले में अटक जाती ही और वो रोते हुए कहती है, हाँ हमें नींद। उद्धरण चिन्ह। शट अप, जवाब दे मुझे, कवि गुर्राया। कवि की इतनी डार्क वॉइस सुन रीन रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कवि की बातों का क्या जवाब दे। रीन रोते हुए कहती है, न नहीं मैं जग रही हूँ तो वो कैसे? रीन की बात समझ कवि प्यार से कहता है, ओ हनी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, तुम्हारी फोटो भेजो और हाँ मेरे बेबी भी होने चाहिए उसमें। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कवि की बात सुन रीन की सांसें गले में अटक चुकी थी। कविन सरावत जो कभी किसी को मैसेज तक नहीं करता वो रीन को कॉल कर रहा है। क्या जो बातें मैंने सुनी है इनके बारे में वो सब झूठी है। ऊपर से कवि की उतपटांग बातें, जिन्हें सुन रीन के पैर कांपने लगे थे। रीन को अपनी बात का जवाब न देता सुन कवि को गुस्सा आता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम तीनों से मिलने। उद्धरण चिन्ह। क्या ये आदमी पागल है, कुछ भी बक रहा है? इतना सोच रीन बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हुए कहती है, कविंदर देखिए हमें डर लग रहा है आपकी बातों से। कवि तो रीन के मुंह से अपना नाम सुने एकदम शांत हो गया था। रीन की प्यारी आवाज में अपना नाम सुने एक अजीब गुदगुदी अपने दिल में महसूस कर कवि धीरे से कहता है, ऐसे ही मेरा नाम लेना बेबी जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, मेरा वक्त बहुत कीमती है, बर्बाद करोगी तो सजा भी बहुत। इतना कह कवि परम और देव से थोड़ा दूर जाकर रीन को वीडियो कॉल करता है। कवि का वीडियो कॉल आता देख रीन डरते हुए उठाती है। रीन का मासूम चेहरा देख कवि की धड़कनें बढ़ चुकी थी, पर वो तुरंत खुद को संभालने के बाद बोला, मेरी ओर देखेगी नहीं। रीन ने अब तक कवि की ओर देखा नहीं था, देखे भी क्यों? पहली बार मिला तो सबके सामने जबरदस्ती करनी चाहिए, फिर बार बार घटिया बातें बोली। रीन तो कवि की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। रीन डरते हुए अपनी मासूम नजरों से कवि का हैंडसम फेस देखती है। कवि एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, मुझसे डरती हो ना? डरना भी चाहिए। फिर रीन के चेरी लिप्स को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, लेट जाओ। उद्धरण चिन्ह। कवि की बात सुन रीन रोते हुए एक तरफ करवट लेकर बेड पर लेट जाती है।
उसकी एक हाथ में पकड़ी हुई नोवेल देख कवि समझ जाता है उसकी बेबी नोवेल पढ़ रही थी। कवि को समझ नहीं आता उसे क्या हो रहा है। रीन का खूबसूरत चेहरा देख उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। करीब 2 मिनट कवि कुछ नहीं बोलता, बस ऐसे ही घूरता है रीन को। रीन को प्यार से घूरते हुए उसके मुंह से अचानक निकलता है, आई मिस योर बेबी। मीन्स आई मिस माई बेबीज। क्या कर रहे हैं दिखाओ। इतना कह कवि कुछ अजीब इशारा करता है जो समझ रीन रोते हुए सोच समझ कर बहुत हिम्मत जुटाते हुए बोली, हाँ हनी बच्चे सो गए हैं। वैसा कुछ करूंगी तो उद्धरण चिन्ह। रीन के मुंह से हनी सुन कवि का दिल उछलने लगा था। उसकी मासूमियत भरी बातें सुन कवि मोम की तरह पिघल जाता है। ओह हनी, सो जाओ, कल मिलने आऊंगा। इतना कह कवि रीन को होठों से कुछ इशारा करता है जो समझ रीन अपनी आंखें कसकर मींचने के बाद एक प्यारी सी किस देने के बाद फोन रख देती है। रीन से किस मिलने के बाद कवि को बहुत अजीब एहसास हो रहे थे जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किए। वही रीन की बच्चों जैसी हरकत देख वो हल्का मुस्कुरा हुए परम और देव के पास चला जाता है। दोनों बहुत बार पूछते हैं किसका कॉल था, मगर कभी ठहरा बिगड़ा हुआ आदमी किसी को सही से जवाब दे दे वो कविन सरावत कहा। वही दूसरी और रीन खुद अपनी कही बातों को याद करके पछता रही थी। इतनी अजीब बातें कैसे कर सकती थी वो। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर कविन मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज कर ही रहेंगे। इतना सोच रीन मुश्किल से सो पाती है। होटल। पिंकी रोते हुए उस रूम से निकलने के बाद होटल से बाहर निकल रही थी, तभी एक रिसेप्शनिस्ट उसे रोकते हुए बोली, मिस पिकाशी राइट। पिंकी बस हाँ में गर्दन हिला देती है। आपने जिनकी कार का एक्सीडेंट किया था उन्होंने आपको सनशाइन कैफे में बुलाया है अभी। वो लड़की बोली अपनी नजरें झुकाए हुए। पिंकी अपने पर्स में मौजूद पैसे देखते हुए होटल से बाहर निकल रही थी, तभी अपने सामने खड़े एक शख्स को देख उसकी सांसें गले में अटक जाती है। देवजी रावत पीछे मुड़ता, इससे पहले पिंकी वहां से भाग जाती है। कवि आज सरावत मेंशन नहीं जाता, अपनी होटल में ही रुकने की सोचता है। बिस्तर पर लेट उसे बार बार रीन की मासूम शक्ल याद आ रही थी। रीन तो उसकी जरूरत है, तो अपनी जरूरी चीजें छोड़ रीन का चेहरा क्यों याद रह रहा है। यही सोच सोचकर कवि पागल हो रहा था। तभी उसे याद आता है रीन नोवेल पढ़ रही थी। वो अपनी इमेजिनेशन में रीन को नोवेल पढ़ता देख पागल सा हो जाता है। खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके कवि सोने की कोशिश करता है। कवि रीन को कैसे इमेजिन कर रहा था देखना चाहोगे? कमेंट कर देना। वही दूसरी ओर पिंकी कैफे में पहुंच लकी को देखती है जो अपने फोन में मेल चेक कर रहा था। हेलो जेंटलमैन। इतना कह पिंकी एक प्यारी मुस्कान मुस्कुराती है। लकी पीछे मुड़ पिंकी को देख पहले तो बहुत खुश होता है, पर पिंकी की हरकतें, उसका किसी आदमी के साथ होटल रूम में जाना याद करके उसे बहुत गुस्सा आता है। लकी उसे बैठने का इशारा करते हुए सीधे पूछता है, उम्र क्या है तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। लकी की बात सुन पिंकी को थोड़ा अजीब लगता, तभी उसे याद आता है उसने लकी की गाड़ी ठोकी थी, शायद ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में छानबीन कर रहा होगा। इतना सोच पिंकी बोली, मैं 23 साल की हूँ सर, एंड डोंट वरी आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस। फिर थोड़ी देर लकी के हैंडसम चेहरे को एक बार देख कुछ पैसे देते हुए बोली, अभी इतने ही है सर, बाकी के बाद में दूंगी, चलेगा? प्लीज सर प्लीज मान जाइए। इतना कह पिंकी रोनी शक्ल बना लेती है। क्या हुआ पिकाशी, क्लाइंट ने ज्यादा पैसे नहीं दिए लगता है, लकी बोला गुस्से में। पिंकी उसकी बात समझ नहीं पाती, वो असमंजस में बोली, जी मैं समझी नहीं। उद्धरण चिन्ह। लकी उसे बहुत गंदी तरह से घूरते हुए बोला, लगा नहीं था तुम्हारे इतने नायाब जिस्म की इतनी कम कीमत लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर? पिंकी रोते हुए बोली। लकी अफसोस जताते हुए बोला, अरे ये आंसू, सो सैड। फिर थोड़ी देर रुक पिंकी के छोटे कपड़े देख बोला, मैं तुम्हें आज रात के लिए खरीदना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बातें पिंकी की सहनशक्ति के बाहर थी, वो रोते हुए भागने वाली थी, मगर लकी उसको खींचते हुए एक दीवार से सटाकर कैफे के ओनर को घूरता है। उसका इशारा समझ वो बेचारा अपनी जान बचाते हुए तुरंत भाग जाता है। लकी पिंकी के नाजुक चेहरे को अपनी उंगलियों में दबोचकर गुस्से में कहता है, क्या हुआ, बुरा लगा? तुम्हारा तो काम है सर्विस देना, देन वाई नॉट मी? उद्धरण चिन्ह। फिर पिंकी के होंठ सहलाते हुए बोला, मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत स्ट्रांग भी हूँ, और तुम्हें निराश तो बिल्कुल नहीं करूंगा। पिंकी को अपनी बातें सुन कांपता देख लकी को लगता है वो कुछ गलत कर रहा है, पर अपने दिल के जज्बात झटकते हुए वो पिंकी के कान में कुछ बहुत घटिया बात बोलता है, जो सुन पिंकी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के चिल्लाते हुए कहती है, आज बोल दिया, आगे से मत बोलना, समझे? और होते कौन हो आप मुझ पर अपना हक जताने वाले? उद्धरण चिन्ह। पिंकी की बातों का कोई जवाब न होने की वजह से लकी शांत खड़ा हो जाता है। जिस बात का फायदा उठा पिंकी रोते हुए भाग जाती है। लकी कितना भी बड़ा जल्लाद क्यों ना हो, कवि की तरह हद से ज्यादा औरतों से नफरत नहीं करता है। लकी को अपनी बातों पर थोड़ा पछतावा होता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती पिंकी के पीछे जाने की। जिसकी वजह साफ थी, वो बहुत गुस्से में था। अपने गुस्से के चलते वो पिंकी को हट ना कर दे इसलिए होटल निकल जाता है।
वही पिंकी बस में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। लकी ने उसके कान में कही बात सोच सोच पिंकी की सांस फूलने लगती है, फिर भी वो रोना बंद नहीं करती। कुछ बदमाश जो उसे छेड़ने की सोच रहे थे, उसका इतना दर्द देख अपना मन बदल लेते हैं। वाह क्या थाईलैंड है। रश्ड फेस। रेन का घर। रेन आज बहुत खुश था, आखिर रीन से मिलने जाने वाला था। अगली सुबह रीन की लाल आंखें देख सियाजी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहती है, रात को इतना लेट क्यों सोई बेटा। रीन सियाजी को चेयर पर बिठा अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोली, आपको पता है फिर भी पूछते हो। उद्धरण चिन्ह। वैसे तेरी नोवेल में मीता का बदला पूरा हुआ, और क्या सच में उसने दूसरी शादी कर ली। सियाजी बोली एक्साइटेड होकर। नहीं माँ, वो अपना बदला लेगी परम से, मगर परम का पागलपन बहुत खतरनाक है। रीन बोलते हुए रुक जाती है, क्योंकि उसे कवि का पागलपन याद आता है। इतनी जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजता सुन रीन अपना माथा पिटते हुए बोली, आ रही हूँ, हॉर्न मत बजाओ नकुल। मगर नकुल को सुनाई नहीं देता। सियाजी रीन को उस मासूम बच्चे को ज्यादा डांट न लगाए इतना कह किचन में चली जाती है। बाइक की चाबी निकालते हुए रीन चिढ़ते हुए कहती है, इतना हॉर्न क्यों बजा रहे थे। ये तुम्हारे रिच लोगों का एरिया नहीं है। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के मोहल्ले में शोर करोगे तो लोग चार बात सुनाएंगे। शांत, मेरी माँ आगे से नहीं होगा। इतना कह नकुल रीन की गुस्से में लाल नाक खींचते हुए उसे हेलमेट पहना देता है। नकुल बेटा ज्यादा डांट नहीं लगाई ना झांसी की रानी ने। सियाजी बोली। उनकी बात सुन रीन का मुंह बन जाता है। कुछ देर में दोनों कॉलेज निकल जाते हैं। रीन नकुल से पहले बहुत खुलकर बात किया करती थी, मगर जब से उसे पता चला नकुल ने गरीब लड़का बनकर उससे दोस्ती की और वो बहुत अमीर है। क्या होगा कवि का रिएक्शन रीन और नकुल की करीबी देख। क्या करेगा कवि अपनी सनक के चलते। कैसे रहेगी रीन की जिंदगी कविन के साथ एक ही घर में उसकी सौतेली मासी बनकर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।